हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक रिविजन क्लास चालू कर लेते हैं और टॉपिक का नाम बहुत आसान टॉपिक्स है, सभी को बखूबी अच्छे से आते हैं। पार्ट बी और वेटेज है 40 मार्क्स। अगर बात करूं ओल्ड में फिक्स है कि 40 पे आएंगे, और न्यू के अंदर आप मान के चलो है ये 40 का ही पार्ट, बट साथ में दो चैप्टर्स में और एड ऑन हो गए, जैसे सीएसआर हुआ, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर। तो ऑन एन एवरेज मानूं तो 40 में से मुझे जहां तक लग रहा है 25-30 का वेटेज तो यहाँ पे भी है। कुछ नहीं करना आपको, आपको केवल सामने ध्यान लगाना है। पहले बात सुनो ध्यान से, सुनने के बाद जैसे जैसे बताता था वो कर लो। जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई ना, क्लास कंप्लीट हुई, घर जाओ, जाके आधे 1-2 घंटे का रेस्ट करो। पूरे चैप्टर को थरली बोल बोल के गुनगुना के नहीं, लाउड एंड क्लियर वॉइस में बोल बोल के पढ़ो इन दोनों चैप्टर्स को। आप कहोगे सर 100-125 पन्ने, तो बेटा तुमने रेगुलर में पढ़े हुए हैं, यहाँ मैंने वापस दिखा दिए। जाके 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरे 100-125 पन्नों को बोल बोल के पढ़ने में। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ना नहीं है केवल, इसको बोल बोल के पढ़ो। आपके लिटरली बता रहा हूं, दिमाग में वर्ड सेट हो जाएंगे सारे। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे ये वर्ड था, आपको एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आती है एग्जामिनेशन सेंटर पे, टॉपिक समझ में आ गया, वो वर्ड्स याद नहीं आते, लिखने के आते हैं। आज करवाए बात सेम वैसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको वर्डिंग याद हो जाएगी सारी। जैसे ही चैप्टर रीड कर लिया, फिर लो कम से कम आधे 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद एक बार जल्दी से 2 घंटे लगेंगे, स्कैनर सॉल्व करो। आपको ज्यादा तो नहीं, 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 100-150 क्वेश्चन आप स्कैनर में पहले भी देख चुके, और जब पहले देखे हुए तो वापस देखने में 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। एक प्रॉब्लम आएगी स्कैनर करने में, आपको बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे, कहीं कहीं आंसर में हो सकता है कुछ ऊपर या नीचे मिले, तो ट्रस्ट वो करना जो अपन ने यहाँ करा। केवल क्लैरिफिकेशन के लिए मत बोलना सर यहाँ पे ये लिखा है, अपन ने तो ये पढ़ा था। अगर अपन ने ये पढ़ा था ना तो आंसर अपना वाला ही होगा। माइट भी मना नहीं करता, स्कैनर में भी मिस्टेक्स हो सकती है, तो कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो जल्दी से एक बार सामने ध्यान लगाए, एकदम बेसिक से। आप तो मान लो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने कभी भी जीएम डायरेक्टर आज तक नहीं देखा। एक बार जल्दी से अगर वो बात कर लें अपन, मीटिंग होती है, मीटिंग के दो पार्ट क्या होते हैं? अरे कौन सा ईजीएम? ईजीएम पहले होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बीएम, और नई तो होती है जीएम, यानी आप फिर बात समझो मेरी, आप मैराथन नहीं कर रहे हो, आप ये मान लो आप बेसिक से पहले अपना काम कर रहे हो। जैसे आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आपको चैप्टर करवाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट बस। हाँ, एक होती है बीएम, एक होती है जीएम। बीएम किसकी होगी? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक ही मीटिंग होती है, या कहूं तो कमिटी मीटिंग। सुनो 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 सुनो, कहूं तो ये भी कह सकते हैं कमिटी मीटिंग भी हो सकती है। दोनों बातों में फर्क है। मैं कह रहा हूं कमिटी मीटिंग भी होती है, या कमिटी मीटिंग भी हो सकती है। क्या फर्क हुआ दोनों में? क्या जरूरी है हर कंपनीज में कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्टर इवन डिसीजन कहां ले सकते हैं? अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम कमेटी ले तो रही है डिसीजन, बट उन्हें बीओडी से अप्रूवल लेना होता है बोर्ड मीटिंग में, तो प्रिवेल कौन करेगा? तो कमेटी बनाने का सेंस केवल क्या है? अपने काम को हल्का करना। मान लो स्पेशलाइज काम स्पेशलाइज लोगों के हाथ में दे दो ताकि वो उसको टैकल करे, और रेगुलरली आपको बोर्ड मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट ना रहे, तो हम कमेटी मीटिंग बुला सकते हैं, अगर कंपनी पे कमेटी बनाना मैंडेटरी है तो कमेटी में जो डायरेक्टर आते हैं वो नए होते हैं, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही होते हैं। क्लियर है कहानी? अगर बात कर लू जीएम की, जीएम किसकी होगी? इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर ना बोल के जनरली बोलो इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल सी बात, जीएम के दो पार्ट क्या है? एजीएम और ईजीएम। एजीएम कितनी बार होती है? अरे हमारे पास एक बहुत प्यारा आंसर आया, मैंने कहा एजीएम कितनी बार होती है, बच्चे कह रहे 2 बार। बेटा साल में 1 बार। ईजीएम कितनी बार होती है? नहीं पता कितनी बार होगी, आप ये कह दो ना बिटवीन टू एजीएम, बिटवीन टू एजीएम। अच्छा, अगर कभी कहीं पे ये लिखा हुआ मिले बीओडी ने काम तो कर लिया, बीओडी ने काम तो कर लिया, बट इन्हें रेटिफाई करना है जीएम में, तो जीएम कौन सी जीएम होगी? एजीएम होगी, ईजीएम होगी? अगर आप स्मार्ट हो और वहां पे ईजीएम लिखाते हो ना, आंसर में इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है। याद दिलाओ एक सिचुएशन, 161 सबसेक्शन 4, कैजुअल वैकेंसी। बीओडी ने फिल तो कर ली, बट वो आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा कहाँ पे? जीएम में। अब वहां जीएम लिखा है, अगर आप जीएम ना लिख के वहां पे ईजीएम लिखा होगा ना, ये ज्यादा बढ़िया रहता है। हो सकता है ऑडिटर में भी है ये। डन है ये चीज? अब जल्दी से एक बार याद करके बताया, 4 बिजनेस ऑर्डिनरी थे कौन कौन से? डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। ये चारों काम ऑर्डिनरी है, ये चारों काम ऑर्डिनरी है, तो स्पेशल क्या होंगे?
इन चारों के अलावा जो भी काम है वो क्या है, स्पेशल। और अगर काम स्पेशल है तो क्या लगाना है, काम स्पेशल है तो लगाना क्या है, मतलब बिजनेसेस को भी अगर मैं कहूं तो आप दो भाग में बांट लो, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी में भी चार काम आते हैं और ये चारों फिक्स हैं, ये चारों फिक्स है, ऑर्डिनरी है। तो स्पेशल क्या होते हैं, जनरली अदर देन ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी के अलावा अगर काम स्पेशल है तो क्या होगा, मीटिंग के नोटिस के साथ आपको क्या अटैच करना पड़ेगा। डन है ये चीज। ऑर्डिनरी बिजनेस में लगाना है क्या ये, नहीं लगाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लगाने की। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, ये काम तो हमें पता है हर साल होंगे। अच्छा, कहीं कहीं ये कहा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर, तो ऑडिटर डायरेक्टर का रिमूवल भी ऑर्डिनरी होगा क्या या वो स्पेशल होगा, क्योंकि वहां पे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट शामिल है, कभी भी रिमूवल शामिल नहीं होता। अब जल्दी से याद करें, अगर मीटिंग है तो मीटिंग का क्या देना होगा, कितने दिन का, क्लियर डेज मतलब सेंडिंग मीटिंग, और माना जाता है 48 आवर्स ऑफ पोस्टिंग। लेकिन ये कब होगा, इफ बाय, अगर पोस्ट से है तो, अगर पोस्ट से नहीं है ना तो नहीं। 21 क्लियर डेज अगर वैसे कहो तो टेक्निकली तो कितने हो गए, बट क्लियर कहने का मतलब क्या है, इन दिनों को हटा के। क्या नोटिस शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग वैलिड हो सकती है, हाँ। वहां पे कंडीशंस मिलेगी आपको बहुत सारी, क्या अगर ये वाली एजीएम है तो ये, ईजीएम है, ईजीएम में शेयर कैपिटल है तो ये, शेयर कैपिटल नहीं है तो ये। याद आ रही है ये चीज। अच्छा, नोटिस देना किस किस को है, ऑडिटर और डायरेक्टर, मेंबर्स और, बढ़िया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट है तो नहीं, अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो, अदरवाइज अगर उन्होंने वोटिंग राइट अर्न कर लिया है तो। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट कब मिलता है, जब पिछले 2 सालों से उनका डिविडेंड अरियर में है तो उनको हर रिजोल्यूशन पे वोटिंग राइट मिलता है। ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट करेंगे नहीं करेंगे, क्लियर है कहानी। कोरम कितनी चाहिए, अब पता है एक 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 कॉमन मिस्टेक बताऊं, जब सेंटर पे जाते हैं ना और बड़ा जोश आ जाता है पेपर देख के, आपकी सिली मिस्टेक बताऊं, बीएम में डाल दोगे साला जीएम और जीएम में डाल दोगे बीएम। मैंने ऐसी ऐसी कॉपियां देखी है, वहां लिखा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग, ये तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास्ड एट जीएम, बोर्ड रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड एट बोर्ड मीटिंग, ORSR शैल बी पास्ड एट जीएम। आप कर नहीं रहे गलती, आप पेपर देख के जब एक्साइट नहीं हो जाओगे, यहाँ की कोरम वहां, वहां की कोरम यहाँ, यहाँ का नोटिस वहां और वहां का नोटिस यहाँ। सवाल को जब बोलो ना वहां पे ध्यान से देखना, वहां बीएम लिखा है या जीएम लिखा है। मैंने बात करी कोरम की, वो भी जीएम में, कुछ लिमिट थी वहां पे, 5, 15, 30, और प्राइवेट कंपनी है तो, और ये तो याद है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो आप कोरम। अच्छा, अगर आर्टिकल नहीं गए तो मैक्सिमम है, ये मिनिमम लिमिट होती है। बेटा सवाल नहीं सुना आपने, मैंने ये पूछा ये मैक्सिमम लिमिट ही तो है ना, आपने कहा आर्टिकल चाहे तो उसे बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये मैक्सिमम है, ये लिमिट तो क्या है, अगर आर्टिकल चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे मेंबर्स की लिमिट थी अप टू 1000, 1000 से ज्यादा 5000। सिंपल केस स्टडी बनती है वहां पे, मान लेते 1200 मेंबर है, उनके आर्टिकल में लिखा है कोरम होगी 20 मेंबर की। अब रट्टा मारा, रट्टा मारा तो वहां लिमिट याद आ गई, लॉ में कितना लिखा है 15, आर्टिकल कह रहा है 20, साला प्रिवेल तो क्या करेगा लॉ। फिर बाद में याद आया कि वहां पे क्या लिखा था, मिनिमम, और मिनिमम में तो नीचे एक और लाइन चिपका रखी थी, आर्टिकल इस लिमिट को बढ़ा सकता है। और केस स्टडी बनती क्या है, चाहिए थे 15, आर्टिकल में 20 की कोरम लिखी है और मीटिंग में 18 लोग तो आए, अब ये धर्म संकट हुआ, लॉ 15 कह रहा है, आर्टिकल 20 कह रहा है, आए 18 है। थोड़ा सा यहां जाऊं तो लॉ पूरा हो रहा है, लेकिन यहां देखूं तो आर्टिकल पूरा नहीं हो रहा, प्रिवेल क्या करेगा, आर्टिकल ही करेगा। कितने समय में कोरम को आना होता है मीटिंग में, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर। अगर आधे घंटे में नहीं आए तो, अब आपकी एक 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 गलती बताऊं यार, मैंने कहा आधे घंटे में नहीं आए तो क्या करना है, सर एक एग्जांपल याद है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक लड़का अगर लड़की, अरे यार वो क्वेश्चन तुम्हें जब डालना है जब सवाल वो हो,
क्योंकि केस लॉ का जजमेंट था। क्या वो जनरल लॉ था या केस लॉ वाला जजमेंट है? तो आधे घंटे से हम ज्यादा वेट कर सकते हैं। आपकी एक सिली मिस्टेक पता है क्या होती है, आप ये लाइन भी वहां लिखाते हो, हाँ आधा घंटा लिखा है, बट अगर मेंबर चाहे अपने डिस्क्रिप्शन पे आधे घंटे से ज्यादा भी वेट कर सकते हैं। वो लाइन केवल जब आएगी आंसर में, जब क्वेश्चन वैसा होगा। नहीं तो मैंने लॉ का एक केस स्टडी आपसे पूछी, जब तक उस केस लॉ वाली केस स्टडी नहीं आई ना, तब तक अपना एक्स्ट्रा ज्ञान मत बटो। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर ऐसी केस स्टडी आती है ना, आप जितने भी जने यहाँ हो, जितने ऑनलाइन हो, जितने बाद में देखेंगे भी, उन सबकी एक कॉमन हैबिट है, लॉ तो साला याद नहीं है मौके पे, हल्के से कोई एग्जाम्पल याद आए, उन एग्जाम्पल को बनाया लॉ, वहां पे चिपकाया आंसर और उसने चिपका दिया जीरो का स्टिकर। आप समझो बात, केस लॉ वाले जजमेंट केवल आंसर का पार्ट जब बनाने हैं जब केस लॉ वाला ही क्वेश्चन है। केस लॉ बने क्यों? क्योंकि लॉ में नहीं था कुछ, तो आपने कुछ करा, मैंने कुछ करा, फिर जजमेंट आया। तो केस स्टडी अगर वही आती है ना, व्हाट वुड बी योर आंसर, अगर मेंबर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्स्ट्रा वेट करना चाहे तो ही वो केस लॉ का जजमेंट वहां डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। तो आधे घंटे में कोरम आ गई जब तो बढ़िया, नहीं आई तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे सेम प्लेस। याद आ रही है चीज? अच्छा, एक वो केस था, वो रोटेशनल डायरेक्टर वाला, वो दिन अगर नेशनल हॉलीडे आ रहा है तो आप पहले ये बताओ उस वाले का आंसर। नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे पे नहीं होती, ये तो याद है ना, दिवाली होली पे तो हो सकती है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कोई उल्टी केस स्टडी बनाई, मैंने सीधी सीधी बात ही तो पूछी कि दिवाली होली पे तो हो सकती है ना। हाँ दिवाली होली पे हो सकती है, रीजन नेशनल हॉलीडे नहीं है वो, पब्लिक संडे सैटरडे को हो सकती है। अरे तुम ऐसे ही नहीं बैठ सकते यहाँ पे, तुम्हें चलाना पड़ेगा दिमाग, तुम सुन नहीं सकते केवल। अब मैं जिस टोन में तुमसे पूछ रहा हूँ, सैटरडे संडे को हो सकती है, इसमें सोचा क्या, आज भी शनिवार है, तुम बैठे हो ना यहाँ पे, शनिवार और संडे क्या नेशनल हॉलीडे है? क्लियर है कहानी? अच्छा, कि एडजर्न मीटिंग भी नहीं हुई, उसमें कोरम नहीं आई, क्या होगा? एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई, क्या होगा? एक आंसर आ गया दिविशा का, जल्दी से कैंसिल। उस एडजर्न मीटिंग में अगर दो जने भी हैं बट वो दोनों मेंबर होने चाहिए तो मीटिंग वैलिड होगी। अब देखो सुनो, एक आंसर सामने लिखा हुआ है चैट में, कैंसिल। ईजीएम वाला केस था वो, जब रिक्वेस्ट मीटिंग बुलाते, और मैंने आपसे सवाल दूसरा पूछा था। डन है कहानी ये? अच्छा, चेयरमैन को कितने टाइम में आना चाहिए, या 5 मिनट था? वो बोर्ड मीटिंग में कमेटी वाले में लिखा हुआ है, वो सुनो मेरी पूरी बात, वो बोर्ड मीटिंग में कमेटी के साथ एक रेगुलेशन में लिखा हुआ है। तो जनरली हम कहते हैं चेयरमैन साहब को कितने टाइम में आना है, और अगर बात कर रहा हूँ बीएम या कमेटी की, तो वहां पे आना होता है, मतलब आप ये कह रहे हो कोरम से पहले चेयरमैन आ जाए? हाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पहले चेयरमैन आएगा, कोरम आधे घंटे में आ सकती है। चेयरमैन अगर अपॉइंटेड ना हो, ये तो पता है ना अपॉइंटमेंट कितना मैंडेटरी होता है चेयरमैन का, इसके बिना एक होता है ना ऑनरेबल पोजीशन है, एक ओहदा है जो हमने दे रखा है हार्डली, क्या लॉ बाउंड कर रहा है क्या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट? हर कंपनी में होता है, हर कंपनी में होता है, बट हम कह रहे हैं बाउंडेड नहीं हो आप, कि आपको करना ही करना है। अगर चेयरमैन है जब तो ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे अपॉइंट होगा? या तो आर्टिकल बता दे कैसे। नहीं तो लो इसमें चेंज दे देता हूँ एक, मान लो चेयरमैन अपॉइंटेड है, वो 15 मिनट पे नहीं आया, क्या करना है? सीधे मेंबर में से लगाना है, पहले जो डायरेक्टर आए हैं ना, लेकिन अगर वो भी नहीं आया, वो भी नहीं बनना चाह रहे, ऑन शो ऑफ हैंड। अब ये भी याद आ गया होगा, वोटिंग भी दो तरीके से होती है, पोल और प्रायोरिटी वोटिंग होती है। पोल प्रायोरिटी वोटिंग होती है शो ऑफ हैंड, पोल की तो डिमांड आती है, अगर डिमांड आएगी तो पोल से वोटिंग होगी। शो ऑफ हैंड में क्या होता था, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, और पोल में ये चीज याद आ गई। अच्छा, मतलब आप क्या जनरली ज्यादातर डिसीजन कंपनी में शो ऑफ हैंड से ही लिए जाते हैं, पोल से तो जब होगा। अरे चेयरमैन अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से पोल से वोटिंग कर सकता है, रिक्वेस्ट पे करवा सकता है, अपनी इच्छा से कर सकता है। बढ़िया। अब जल्दी से एक बार वो 2-3 बातें बताओ, स्पेशल नोटिस कितने दिन का होता है?
अभी डेज थे, क्लियर डेज थे ये। आप चेक कर लो उसमें क्या लिखा होगा, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है दोनों में। ये दिन अपन देखेंगे अभी पेज बाय पेज सब, ये दिन हटा के और ये दिन हटा के। अब कुछ ऐसी कहानी थी क्या जीएम से, मतलब आप कह रहे हो जीएम का नोटिस तो जा चुका है, उसके बाद कोई मेंबर सामने आए स्पेसिफाइड जो इस काम को कोई काम को करवाना चाह रहे हैं इसी जीएम में, तो वो एक प्रपोजल रख सकते हैं कि अपकमिंग जीएम में हमें भी एक रेजोल्यूशन पास करवाना है, इसके लिए हम क्या देना चाह रहे हैं, स्पेशल नोटिस। कम से कम कितने दिन पहले? अच्छा, अगर चाहे तो जीएम से 3 महीने पहले दे सकते हैं, बट कम से कम कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पहले। लिमिट क्या थी? और शेयर जिस पे एग्रीगेट वैल्यू जो पेड अप है वो 5 लाख रुपीज है, इनमें से हायर था लोअर था? हायर था लोअर था? हायर क्यों याद है? तो इस चीज को आप चेक कर लो, बड़ा जस्टिफाइड काम करवा रहा हूँ। देखो इसने भी किसने लिखा है, वैष्णवी लेस लिखा है। और ये लिमिट जब आपको पढ़ाई भी थी तब मैंने बहुत ऐसे ही पूछा था, दिस और दिस विच एवर इज, तो जनरली एक टोन आती है विच एवर इज हायर। और पता है वो क्यों आपको लगा? क्योंकि जब पॉइंट पढ़ा था ना वहां पे हायर लिखा है एक जगह, वो हायर बेटा केवल इस चीज का था, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 5 लाख के अमाउंट को बढ़ा सकती है। अभी करंटली लिमिट कितनी है? तो या तो ये कंडीशन पूरी कर लो या ये, इनमें कोई हायर या कोई लोअर नहीं है। याद आ गई ये चीज? 2 केसेस तो डायरेक्टर में थे और 2 केसेस ऑडिटर के थे, उन केसेस में स्पेशल नोटिस आता है। प्रॉक्सी कितने जनों का अपॉइंट हो सकता है? एक इंसान 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, और 50 लोगों के पास जो कैपिटल है वो 10% से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी एक के पास 8% है तो, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? एक और का लग गया, उसके पास 2% है। मैंने कहा एक का लगा उसके पास 8% है, एक का और लगा उसके पास 2% है, कितना हुआ? अब किसी का बन सकता है क्या? नहीं कुछ और बोला था हाँ, मतलब मुझे कहीं से आवाज ऐसी आई जैसे नहीं बन सकता, कहीं पीछे किसने किसने बोला था ये बन सकता है, लेकिन अब किसी का बन सकता है क्या? मैंने सवाल हल्का सा चेंज किया था। रेगुलरली में अपन ने ये पढ़ते हैं कि एक इंसान एक जने का प्रॉक्सी बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। मैंने कहा एक एक इंसान एक का प्रॉक्सी बना, कैपिटल 8% है, किसी एक का और बना 2% है, दोनों का मिला के कितना हो गया 10%, दिक्कत है नहीं है। अब किसी और का बन सकता है। ये तो याद होगा ना आपको, गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव को क्या मानते हैं? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को याद है ये चीज? एक इंसान 2 जनों का रिप्रेजेंटेटिव है, सुन लो पूरी बात सुनो। एक इंसान 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट करने आया है, क्या मानना है उसको? एक या दो? दो। दो मेंबर मानना पड़ेगा, लेकिन एक सिचुएशन थी बड़ी अजीब सी, सुनना 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 पूरी बात सुनो। कोरम चाहिए 5 जनों की, और एक इंसान 5 कंपनीज को रिप्रेजेंट करने आया है, तो काउंट तो हमने कर लिया 1 2 3 4 5, पर साथ में एक मेंबर और होना चाहिए। और तुम्हें अगर इतना याद है ना, ट्रस्ट रख के केस स्टडीज पढ़ो, सारी सॉल्व होगी। लप्पे मत ठोकना वहां पे, इनके बाहर कुछ नहीं आना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 बट एक मेंबर और चाहिए। इज देयर एनी सिचुएशन इन जीएम जहां पे एक मेंबर वाली मीटिंग भी वैलिड होती है? आपने सवाल नहीं सुना वापस ध्यान से मेरा। एक मिनट एक मिनट, कहीं से आवाज आई? यू जस्ट वांट टू होता ना, बी एक्साइटेड एंड बी द फर्स्ट। अरे रुक तो जा मेरे भाई, मुझे बोलने तो दे। आपको एक्साइटमेंट है मुझे पता है, आपको चीजें याद है मुझे पता है, बट आप सवाल ध्यान से सुनो। अभी आप वो गलती ही कर रहे हो जो आप वहां कर सकते हो, कोशिश करो ना यहाँ मुझे ध्यान से सुन लो। जैसे अभी आप मुझे देख के एक्साइट नहीं हो रहे, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, आप पेपर देख के भी यही गलती करोगे, एक्साइट जल्दी हो जाओगे। मैंने सवाल ये पूछा एक मेंबर वैलिड हो, ऐसा कोई केस था क्या? मैंने वो वाला नहीं पूछा जिसका आंसर आप दे रहे थे, एक प्रॉक्सी एक मेंबर हो चाहे एनसीएलटी हो, वो वाला सवाल नहीं है। अगर सारे प्रेफरेंस शेयर किसी एक ही जने के पास है तो भी वो मीटिंग वैलिड हो सकती है, बट मेरे आज तक समझ नहीं आया वो मीटिंग बुला के करेंगे क्या। बात समझ में, वो मीटिंग बुला के करेगा क्या जब एक ही के पास सारे। बट क्या इज देयर एनी सिचुएशन इन जीएम जहां पे एक प्रॉक्सी भी आए तो वैलिड है? अब ये वो वाला सवाल है,
क्या अगर एक प्रॉक्सी भी आया तो वैलिड है? हाँ है। अगर मीटिंग किसने कॉल करी है, तो चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उसे क्या माना जाएगा? अब चाहे एक प्रॉक्सी आ जाए या एक, जनरली जब कंपनी मीटिंग बुलाती है ना और एडजर्न भी हो जाती है, तो हमें वहां पे दो मेंबर ही चाहिए, या तो प्रॉपर कोरम आ जाए ओरिजिनल मीटिंग में। अगर एडजर्न हुई है तो कम से कम वहां पे दो मेंबर तो होने ही चाहिए, दो मेंबर होने चाहिए, प्रॉक्सी नहीं काउंट होते। बात समझ, दो इंडिविजुअल होने चाहिए, दो मेंबर हो। लेकिन अगर एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई, लोग नहीं आए, कोरम नहीं आई, एक प्रॉक्सी भी आ गया तो भी मीटिंग वैलिड है, एक मेंबर आ गया तो भी वैलिड है। रीजन क्या है? बात समझ में आ गई? मीटिंग इज कॉल्ड बाय एनसीएलटी। यहां तक चीजें याद आ रही है सारी? क्या कोई ऐसा केस है जीएम में जहां पोस्टल बैलेट वाला काम जीएम में भी करा जा सकता है? सर जहाँ पर वो कंपनी जिनको ई वोटिंग प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है, तो जो जो ऐसे वोट केसेस, ऐसी कंपनीज या ऐसे केसेस जहां पे ई वोटिंग मैंडेटरी है, तो वो काम आप पोस्टल बैलेट से ना करके इवन कहाँ कर सकते हो? जीएम में। याद आ गई ये चीज भी? कोई ऐसे चार पांच आइटम लिस्ट आउट करो जो पोस्टल बैलेट से ही करने होते हैं। सर डीबीआर बायबैक, आराम से सोचो, पहले बिना हड़बड़ाए 5 सेकंड लो, सोचो और फिर आंसर। बायबैक, शिफ्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस फ्रॉम अदर स्टेट, बायबैक हो गया, डीबीआर हो गया, जनरल तो मीटिंग कितनी बार बोलोगे? ऐसे थोड़ी पांच करने, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन सीए इंटर में 2-3 बार पूछा हुआ है कि केवल उन इवेंट्स को लिस्ट आउट करो जो आप पोस्टल बैलेट से कर सकते हो, और केवल पोस्टल बैलेट से ही कर सकते हो। आपको केवल नाम लिखने थे वहां पे, केवल नाम। आज भी जाके जब पढ़ लोगे ना, वो पूरा सिलेबस ही है आपका। डायरेक्टर, जीएम, शेयर कैपिटल, मेंबरशिप, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट, आप चैप्टर का नाम लिख दो बस, उसके आगे याद ऐसे होंगे। डन है यहाँ तक? प्रॉक्सी हो गया, चेयरमैन हो गया, कोरम हो गई, नोटिस हो गया। पहली एजीएम कब होती? विद इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है? एक मिनट, 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 एक मिनट। 9/12/2023। अभी आप में से किसी एक ने कंपनी रजिस्टर कर ली है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म होगा? यही होगा ना आंसर? अच्छा, एक चीज मैंने कुछ घुमाया नहीं, मैंने सीधे सीधे आपको डेट सामने लिखी। रीजन पहचानो कि वहां फेल क्यों होते हैं। जैसे अभी एक्साइट होके 25 बोला ना, जबकि सामने मैंने मैंने इस बार मुंह से भी कुछ नहीं बोला कि आप कहोगे आपने घुमा दिया होगा। मैंने सामने डेट लिखी है 9/12/2023। इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? यही होगा ना। आप पता है मेरे पे इतना डाउट क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि उन्होंने पूछा है तो कुछ होगा। यही आप डाउट पेपर सेटर पे करते हो, उसने अगर ये दिया है तो कुछ तो इसमें होगा। कभी कभी हो सकता है ना हो। ये ईयर सही एंड हुआ है, लेकिन अगर कंपनी 24, अब सही। अच्छा, पहली एजीएम कब होती है? 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और इसमें 3 महीने की एनसीएलटी क्या दे सकती है? अच्छा सॉरी, नहीं दे सकती। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती। सबसीक्वेंट एजीएम कितने टाइम में होती है? अगर 6 महीने में नहीं हुई तो कोई एक्सटेंशन मिल जाए ऐसा ग्राउंड? हाँ अब बताओ, अब बताओ। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं बनी तो तेरी गलती है, क्यों नहीं बनी। हाँ, इवन अगर ऑडिट भी नहीं होती ना, तो आपको एक बार बुला के चाहे एडजर्न करनी पड़ेगी। या एनसीएलटी को अगर कोई सिचुएशन सही लगे तो वो दे सकते हैं, जैसे कोविड वाले केसेस में था ऑटोमेटिक। मान लो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में आग लग गई, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं बुला पा रहे अभी। ऐसा हो सकता है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर देते हैं अपना, तो मतलब उन्होंने दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर देते, तो एजीएम होने वाली होती है ना, तो एक इधर की होगा, पूरे पूरे शिफ्ट हो वही बात हो गई ना, कोई ऐसा एक्सेप्शनल रीजन हमसे डिले हो गया अकाउंट्स बनाने में, तो तुम्हारी गलती है। 21 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम 2 बजे चालू हो जाएगा, आप कह रहे हो अरे भैया 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 ट्रैफिक मिल गया, थोड़ा सा आधा घंटा लेट आ गया, आधा घंटा लेट ले लेना हमसे पेपर। बल्कि ऐसे तो मेरे को 5 मिनट पहले लेना चाहिए। तब 2 बजे का पेपर हो ना, फ्री एडवाइस होती है पहले दिन तो कम से कम 1:30 1:40 तक बैठ जाओ। सेंटर पे आके जब धक्के दे रहा होता हूँ ना अंदर के जाओ, बट शक्ल बोलती है उस टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या। बट इसका फायदा क्या होता है, वो कभी आप सेंस लगाओ। भागा दौड़ी में जब अपन क्लास में एडजस्ट होते हैं जाके, 10 मिनट नॉर्मल होने में लग जाता है।
एंड में मान के चलो आपसे कोई ना कोई चीज हो सकता है मिस हो गई हो, कभी पेन, कभी एडमिट कार्ड, कभी क्या, अगर क्लास में जाके वापस भाग के बाहर आना पड़ गया ना, आपका पेपर खराब हो जाएगा, आपने कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना करी हो। कम से कम फर्स्ट पेपर में तो 10 मिनट पहले जाके एडजस्ट होता है, मतलब माहौल से यूज टू होना। अभी इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई, टेस्ट वाले प्लेयर टेस्ट से पहले वहां चले जाएंगे, होता सिचुएशन से यूज टू होने के लिए। और यहाँ तुम्हारे इतने बड़े बड़े एग्जाम्स है, 2 बजे का पेपर है, 1:55 तुम बाहर आते हो और 2 बजे टहलते हुए अंदर जाते हो, 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, ध्यान रखना। मतलब 2 बजे शायद, अगर जो भी वो टाइम होगा, 1:45 या 2, जो भी टाइम पेपर मिलेगा, तो 2:15 आप चालू कर सकते हो शायद, 2:15 से 5:15। और ये 15 मिनट मेक और ब्रेक है, ये मेक और ब्रेक। पहले से आप एडजस्ट थे ना, अगर वहां जाके 10 मिनट पहले माइंड से रिलैक्स हो गए, भगवान का नाम लो, जिसको याद करना है उसको करो, जैसे ही पेपर हाथ में आया, जब रिलैक्स माइंड होता ना, चीजें जल्दी जल्दी क्लिक होती। उल्टा सीन सोचो, आप 2 बजे तो भागते भागते वहां पहुंचो, सांस ले रहे हो पहले तो तेज तेज, पता है सांस भर गई, किसी का बीपी शूटअप हो गया, नीचे हो गया, बच्चों के भी होते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं। गर्मी में पसीने आ जाओ, सर्दी में आपके पसीने आ जाएंगे वहां पे, जैसे आप भागते हुए जाओगे फर्स्ट पेपर के दिन। पहला विकेट अगर जल्दी गिर जाता है तो लोग वर्ल्ड कप हार जाते हैं, ध्यान रखना। और हारे थे अभी, जबकि नीचे सुपरस्टार प्लेयर थे, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्यों? फर्स्ट वाली जो विकेट जाती है ना खेलने, वो पूरा बेस बना जाती है आगे का। अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा चल जाते हैं 10-15 ओवर, तो 400 प्लस का स्कोर भी हो जाता है, वो जल्दी आउट हो गया ना, आउट अपन। सेम वही डे आपका जेआईजीएल वाला है। फिर बोल रहा हूँ जल्दी पहुंचो, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले क्लास में जाके एडजस्ट हो जाओ। ये चीज याद आ गई होगी डेज वाली, इसमें कोई दिक्कत है? ईजीएम कितने टाइम में होनी चाहिए साल एंड होने के? अच्छा, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा, तो ये क्या पूछूंगा नहीं क्या ऐसे? ईजीएम में कोई टाइम नहीं था, लेकिन नोटिस कितने दिन का जाता है? अच्छा, मीटिंग बुलाई, इनफाइनाइट टाइम के लिए एडजर्न हो गई, तो 3 दिन का नोटिस है, 7 दिन का है? सर फिर सिमिलर हो गया तो और 2 महीने लगा के 21 पीरियड 3-7 या प्रॉपर नोटिस जाएगा? और अगर अप टू 30 दिन के लिए मीटिंग एडजर्न हुई है, स्पेशल नोटिस में जब मेंबर ने हमें नोटिस दिया, तो हमें ये बात मेंबर्स को बतानी होती है सारे, या तो सबको इंडिविजुअली बता दो, नहीं तो न्यूज़पेपर में डलवा दो, नहीं तो न्यूज़पेपर में डलवा दो। यार मेरे हिसाब से तुम्हें याद तो आ गई ये बात। एक आखिरी सिचुएशन और ले लो, जल्दी जल्दी से, रैपिड फायर। एक एक दिन में 2 एजीएम हो सकती है? एक दिन में 2 एजीएम हो सकती है, हाँ हो सकती है, एज अ पैनल प्रोविजन। अब ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्ती आंसर, जल्दबाजी में मत देना। एजीएम बुलाने की लास्ट डेट जा चुकी है, डेट के बाद बुलाई हुई एजीएम वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, बट पैनल प्रोविजन विल अट्रैक्ट। ऐसा नहीं है आप डेट के बाद एजीएम बुलाओगे एजीएम इनवैलिड हो जाएगी, डेट के बाद बुला रहे हो, एजीएम तो वैलिड है, बट साथ में क्या लग जाएंगे? पैनल प्रोविजन। अच्छा, हम ज्यादा वेट कर लेते हैं थोड़ा, अच्छा मेंबर हम ज्यादा वेट कर लेते हैं कोरम के लिए, अनयूजुअल कंजक्शन था ट्रैफिक मतलब आधे घंटा करना था। एक हरी करके एक मेंबर आया था, अगर कुछ याद आ रही हो बात, हाँ एक ही मेंबर आया था, 10 मिनट हो गए, कोई नहीं आया, वो जाने लगा, इतने में 40 मिनट के बाद पूरी फौज एक साथ आ गई। और रीजन दे रहे, कुछ अनयूजुअल रीजन था जिस वजह से डिले हो गया। क्या ऐसे अनयूजुअल रीजन पे जब डिले होता है, ऐसी डिलेड मीटिंग को हम वैलिड, सुनो पूरी बात, डिलेड मीटिंग को वैलिड मान सकते हैं या नहीं? मैंने ये नहीं बोला मानेंगे, क्योंकि रीजन क्या होना चाहिए, कुछ अनयूजुअल सा होना चाहिए। डन है ये बात? एमडी साहब ने गेट पे ताला लगा दिया, जहाँ मीटिंग वेन्यू था ना, एमडी ने मीटिंग गेट पे, हॉल पे, या जो भी जगह थी वहां पे लॉक लगा दिया और चाबी अवेलेबल नहीं है। दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू होल्ड मीटिंग, इम्प्रैक्टिकेबल है। मीटिंग आप एडजर्न कर सकते, पोस्टपोन कर सकते। अच्छा, टेक्निकली एडजर्न और पोस्टपोन में फर्क क्या होता है? इवन एडजर्न वाले केस में आप तो सेम डे भी बुला सकते हो। कभी कभी कोर्ट रूम में नहीं सुना क्या आपने मूवीज में, लंच के लिए कोर्ट इज अभी एडजर्न करा जा रहा है, लंच के लिए मतलब लंच के बाद वापस बैठेंगे ना अभी। अच्छा, क्या चेयरमैन अगर चाहे, अगर चेयरमैन चाहे अपनी इच्छा से कोरम आने के बाद भी मीटिंग एडजर्न कर सकता है? तो इसका आंसर पता है क्या होगा प्रॉपर? जनरली तो नहीं होगा, जनरली तो नहीं होगा, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो पॉसिबल है। अदरवाइज जनरली उसे क्या करना होता है, जो मेंबर्स आए हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है,
अगर उनकी कंसेंट आएगी तो ही मीटिंग एडजर्न होती है, क्योंकि कोरम तो आई है ना। और ऐसा क्यों, चेयरमैन तुम में से ही तो कोई एक जना था, तो एक कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है मीटिंग एडजर्न, हमने कहा हमें हमारी इच्छा नहीं है कि हम तुझे चेयरमैन रखें, हाँ तो साला नया चेयरमैन लगाओ और मीटिंग कैरी ऑन रखो। बट एक्सेप्शनल केस हो तो बात अलग है। अच्छा, एक वो मीटिंग के नोटिस में वो गलत चला गया वो डे। अरे मेरे से भी गया था अभी, मेरे से भी गया था अभी, मैंने वो नए बैच के ऊपर शायद मंडे की जगह वेंसडे डाल दिया था पोस्ट पे। तो डेट प्रिवेल करेगी या डे? डेट प्रिवेल करती है ओवर डे। उम्मीद है यहां तक की बातें याद आ गई। एक मिनट बस। हाँ, तो बेटा जल्दी से देखिए, आपको ये तो याद होगा ना, ऐसे सभी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, नहीं सर, इवन 1% कंपनी को भी करने होते हैं। नहीं सर, वन और परसेंट एसएस होता क्या है, एसएस होता क्या है, एसएस यहाँ पर एम्बिग्युइटी और मतलब एसएस, अगर लॉ में कोई लूप होल है, वीकनेस है, कमियां है, खामियां है, जिसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, जीएम का एसएस नंबर क्या है? एसएस 2। इसका कोई पॉइंट याद आ रहा हो अलग सा जो लॉ में नहीं था लेकिन एसएस में पढ़ा है आपने? पूरी मीटिंग फिर भी प्रेजेंटेड थ्रू आउट, कोरम कोरम चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, जबकि लॉ में क्या लिखा है? एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, ये खोल देना एक बार, एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, जबकि यहाँ पे लिखा है कोरम इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द मीटिंग। अब फुर्ती से सामने फोकस करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपन जीएम की बात कर रहे हैं, जनरली कितने लोग चाहिए, बट क्या ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां 1% वाली मीटिंग भी वैलिड हो सकती है? हाँ, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। देखिए सामने देखिए, बॉक्स पे वही लिखा है, जनरली कौन सी कंपनीज को नहीं बुलाना होता, 1% कंपनीज को एसएस फॉलो नहीं करना होता, क्योंकि 1% कंपनी में मेंबर मिनिमम या मैक्सिमम एक ही होता है, अगर एक से ज्यादा हो तो बोर्ड मीटिंग वाला एसएस एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? हाँ, बोर्ड मीटिंग वाला तो होगा। कब होगा? वो भी जब होगा जब डायरेक्टर एक से ज्यादा होंगे। डन है यहां तक? ये नीचे पढ़े आप ध्यान से। पहली मीटिंग कौन सी आ रही है? मेंबर्स मीटिंग। मेंबर मीटिंग का नाम क्या होता है? या तो एजीएम होगा, नहीं तो नीचे आप पढ़ोगे, नहीं तो उसका नाम ईजीएम होगा। अब फुर्ती से याद करना, हर कंपनी को बुलानी है अदर देन SS2। क्या कह रहा है? बोर्ड shall every year convene, authorize convening of meeting of its member called AGM to transact items of ordinary business specifically। क्या मतलब हुआ? एजीएम में कौन से काम होते हैं, कौन से नहीं होते, लेकिन कौन से हो सकते हैं? आपको ये याद होना चाहिए कि एजीएम में जनरली ऑर्डिनरी काम ही होते हैं, स्पेशल काम उस दौरान आ रहे हो तो हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ध्यान से देखें आगे, पहली एजीएम कितने टाइम में बुलानी है? अब ये लिमिट आपको वापस पढ़ाऊं या याद आ रही है? ये देखो, हर कैलेंडर ईयर में एक, पहली होनी चाहिए साल खत्म होने के, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने में, सब्सीक्वेंट एजीएम होती है अगला साल खत्म होने के 6 महीने में। 2 मीटिंग में गैप कितना होगा? लेकिन लेकिन अगर कंपनीज कौन सी है तो वो कितने टाइम में बुलानी है? अब आपको याद होगा, स्कैनर करी है तो इस पे भी केस स्टडीज है, और मेरे को ये समझ में नहीं आया सारा इसमें केस स्टडी में था क्या। आपको क्लियर कट क्वेश्चन मिलेगा, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है। अब मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं, कंफ्यूज आप कैसे होंगे? उन्होंने कहा XYZ लिस्टेड कंपनी जो 150th लिस्ट में आ रही है, मतलब जो टॉप लिस्ट होती है ना, 100 में नहीं आ रही, वो 150वें नंबर पे आ रही है। उसने मीटिंग बुलाई 1 सितंबर को, तो रट्टा रहो ना, रट्टू तोते, उनके हिसाब से 5 महीने खत्म कब हो गए? 31/8/2023 मान लेते हैं। ऐसे केस में 5 महीना या 6 महीना? 6 महीना, कि 100 में नहीं आ रही ना, 100 के बाद आ रही है। तो अभी तक सिंपल कहानी थी, हर साल साल एंड होने के 9 महीने में पहली, सब सीक्वेंट साल एंड होने के 6 महीने में, गैप मैक्सिमम 15 मंथ। अब आपको ये याद होना चाहिए सारी लिमिट्स क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव है मतलब इन सभी डेट्स में तो अर्लियर आता है ना, अर्लियर पे हो जाना चाहिए। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए वाली, ये जो टॉप 100 कंपनीज है उन्हें वन वे लाइव वेबकास्ट देना है। वन वे लाइव वेबकास्ट होना, आप सुन सकते हो सर, आप देख सकते हो सर, लेकिन ये केवल किसको देना है? जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज। इन सब पे एग्जाम में सिंपल सिंपल बनती है केस स्टडीज, पढ़ोगे पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगी। ये क्यूमुलेटिव लिमिट वाली केस स्टडीज याद है?
30 जून को अपन ने लास्ट एजीएम बुलाई है, तो बताओ अगली डेट ऑफ एजीएम क्या होगी? सिंपल एक केस स्टडी थी, मान लेते हैं 30 जून 2022 को हमने लास्ट एजीएम बुलाई है, तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो नेक्स्ट एजीएम कब होगी? हाँ, 30 जून को हमने लास्ट ईयर एजीएम बुलाई है, तो नेक्स्ट एजीएम कब होगी? यहां से 15 मंथ्स गैप कब पूरा हो रहा है? ये होगा जून, 30 सितंबर, ये तो हो गया 15 मंथ्स गैप। और लास्ट डेट ऑफ एजीएम क्या होगी? बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो 15 मंथ्स पहले खत्म हो रहे होते तो इसी की जगह आंसर यहां लिखा होता 30 मई, तो 30 मई के हिसाब से 15 महीने का पूरे होते, 8 में पूरे होते। बात समझ में आ गई आइडियस वाली? और रेगुलर वीडियो करे हुए हैं अपन ने, इसके क्वेश्चन करे हुए हैं क्लासेस के अंदर। ये सीए इंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीए इंटर में आया हुआ है। आपको जीएम की याद है, एक शीट भी दी थी क्वेश्चंस की, उसमें 40-50 क्वेश्चन थे, शायद उसमें ये भी था। नीचे ध्यान से देखें, स्पेशल रीजन हुए तो एनसीएलटी आपको, आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन कौन से केस में? कौन से केस में? सब्सीक्वेंट एजीएम में। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती। डेट, टाइम एंड प्लेस, फुर्ती से बताओ क्या था? दिन, नेशनल हॉलीडे ना हो, समय बिजनेस आवर हो, और प्लेस जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस या नियर बाय कोई प्लेस हो। सिंपल केस स्टडी थी, बिजनेस आवर थे 9 से, आपने मीटिंग बुलाई 5 बजे, खत्म रात के 10 बजे हुई। हम कहते मीटिंग आपको कॉल करनी है, कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, चाहे खत्म उसके बाद हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना ये बात है, सिंपल केस स्टडीज आती है। नेशनल हॉलीडे कौन कौन सी होती है? ऐसे समय के साथ साथ गांधी जी को तो भूलते जा रहे हैं लोग। अब वो चेहरे देखो, कह रहे हैं हाँ अच्छा है भूल जाओ, ऐसा नहीं यार, गांधी जी है, महात्मा गांधी है वो। ये काली काली लाइन याद आ रही है? अब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। अगर कंपनी कौन सी है तो एजीएम बुलाओ कहीं पे भी, लेकिन कंसेंट किसकी लेनी है? सारे मेंबर्स की लेनी है, वो भी एडवांस में लेनी है। ये सिंपल केस स्टडी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन में लिखा होगा एक्स वाई जेड अनलिस्टेड कंपनी, उसने एजीएम बुलाई यहाँ पे, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस उनका यहाँ पे है, लेकिन बुलाई कहाँ पे? इंडिया में बुलाई। दिक्कत है कोई? लेकिन कब दिक्कत नहीं होगी? जब सभी की कंसेंट ले ली है, वो भी एडवांस में ले ली है। कुछ याद आ रहा हो बॉक्स अगर ये गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो क्या होगा? अगर सीजी अप्रूवल मिल जाए तो मैं जहां बुलाना है बुलाओ। अच्छा, एक 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 सिंपल बात भी थी। डेट, टाइम और प्लेस वाली कहानी सही से नहीं हो पा रही, लेकिन अगर साथ में सीजी अप्रूवल हो तो दिक्कत है क्या? एक केस स्टडी थी कोई, एक ऐसी मैंने कभी टेस्ट में भी दी थी, आपने लिखा भी था, कितने दिनों ने पहचाना था। हाँ, वैलिड हो सकती है अगर प्रायर सीजी अप्रूवल हो। गवर्नमेंट कंपनी हो यहाँ पर नहीं, वो बाहर काम याद आ रही है ये चीज? ये सिंपल है, मेरे हिसाब से याद आ गए होंगे, ये पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी काम है, आप तो मान लो डीम्ड स्पेशल है, क्या लगाना पड़ेगा साथ में? ईजीएम अगर बुलानी है, एक पहला तरीका था सीओ मोटो। सीओ मोटो मतलब बोर्ड ऑन इट्स ओन। एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ठंडे दिमाग से सुनना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम कॉल करते हैं, मेंबर्स को रीजन बताएंगे नहीं बताएंगे कि क्यों बुला रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम कॉल कर रहे हैं अपनी इच्छा से, वो मेंबर को बताएंगे नहीं बताएंगे क्यों कॉल करेंगे? अच्छा, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट करके बुलाइए? कुछ एग्जांपल याद दिलाऊं? कोई पापा का कॉल आ गया, अभी के अभी घर आ जा, पूछो एक बार दो बार उनसे, क्यों, क्या काम है? अभी नहीं, शाम को आऊंगी। नहीं, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर अभी आप उनको बोलो कि यहाँ आ जाओ, तो उनका पहला सवाल, आप लॉजिक पे जाओ ना, बीओडी अगर मेंबर को बुला रहे हैं तो उनको बताना तो पड़ेगा क्यों बुलाया है। अगर मान लो मीटिंग में कोई डिसीजन लेना है तो अपना माइंडसेट फ्रेम तो करके आए कि फेवर में जाना है, अगेंस्ट में जाना। मेंबर में मना नहीं करता, सब कुछ नहीं बताएंगे, हो सकता है बता दे, एग्जैक्ट डिटेल मीटिंग में बता देंगे। आइडिया देते थे, वी आर प्लानिंग एक्सपेंशन प्लान, हमें 10,000 करोड़ रेज करना है वाया इक्विटी या डेट, इसके ऊपर विचार करने के लिए ईजीएम बुला रहे हैं।
बाकी डिटेल हम मीटिंग में बता देंगे। तो जब आप मीटिंग में आओगे ना, आपको कम से कम ये तो पता है कि किस चीज के लिए मीटिंग है, उसकी एग्जैक्ट रीजनिंग, कब क्या क्यों, ये चाहो तो आप मीटिंग में बता दो, चाहो तो पहले बताना पहले बता दो आप। डन है ये बात। अगर बीओडी को रिक्वेस्ट मिली है मेंबर की और कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो कितने जने रिक्वेस्ट करेंगे? इतने जने जिनके पास 1/10 ऑफ द, पूरा नहीं पढ़ा आपने, तो आप पेड अप इक्विटी लिख सकते हो जनरली। मैं होता तो मैं तो पेड अप इक्विटी लिख देता, कि वोटिंग राइट तो इक्विटी में ही होगा। लेकिन अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द, चलो आज वाला दिन है, ज्यादा अपन दिमाग नहीं लगाए, वरना अपन इसको 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर भी कह सकते हैं विदाउट शेयर कैपिटल वाले को। बताओ क्यों? शेयर तो है ही नहीं यहाँ पे, पोल से वोटिंग तो होगी ही नहीं, शो ऑफ एंड 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट है। तो अगर 100 मेंबर है और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर है तो 10 लोग फेवर में होने चाहिए। समझ में आई क्या बात मेरी? टाइम प्लेस सब बता देंगे। 21 और 45 वाली कहानी क्या थी? रिक्वेस्ट आ गई ना, 21 दिन में प्रोसीड हो जाओ मीटिंग बुलाने के लिए। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। 45 में 21 दिन का नोटिस भी शामिल है, लेकिन 21 दिन में आप प्रोसीड ही नहीं हुए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या था याद है ना? 21 दिन में आपको प्रोसीड होना है, अगर प्रोसीड नहीं हुए ना तो 45 दिन खत्म होने का इंतजार करूं पहले? क्यों मेंबर बीओडी बोल रहे हैं हम अब बुला लेंगे, अब बुला लेंगे। अब वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 21 दिन का नोटिस ही नहीं जा पाएगा। 21 क्लियर डेज नोटिस होने का मतलब 25 दिन हो गए ऑलमोस्ट ही। बात समझ में आ रही? तो अगर 21 क्लियर डेज नोटिस ही आप नहीं दे पा रहे, 21 दिन में आपने नोटिस ही नहीं दिया है मीटिंग का, तो 45 दिन में मीटिंग हो भी नहीं पाएगी। तो जैसे 21 दिन खत्म हो जाए और बीओडी नहीं प्रोसीड हुआ, तो आप एज अ मेंबर 45 दिन खत्म होने का मत वेट करो, आप खुद अपनी इच्छा से मीटिंग खुद कॉल कर लो। ऐसे केस में जो भी खर्चा लाइबिलिटी आएगी वो किसकी होगी? एक बार मैं दे देता हूँ, फिर मेंबर से मेंबर क्या कर लेंगे, रीइंबर्स करवा लेंगे फ्रॉम द डिफॉल्टिंग कंपनी। क्या कर लेगी? रीइंबर्स कर लेगी। अरे यार एक बार रुको ना, कंपनी उसे वापस से ले लेगी किससे? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। आवाज थोड़ा सा स्लो रखो, उसमें वर्डिंग मिक्स हो रहे हैं, मेरे मुंह से कंपनी रीइंबर्स कर देगी। रीइंबर्स नहीं करेगी कंपनी, वसूल कर लेगी, रिकवर कर लेगी फ्रॉम द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। डन है यहाँ तक? ये 21 दिन वाला पॉइंट काम का है, इसके ऊपर केस स्टडी आती है, वो डेट भी दे देंगे आपको, क्लियरली लिख के देंगे कि 21 दिन नहीं हो पाए, 21 दिन नहीं हुए, 21 दिन हुए उन्होंने नहीं प्रोसीड करा। कितने ही जने आंसर ये लिख देंगे 45 दिन तक वेट कर लेंगे फिर मेंबर प्रोसीड करेंगे। इतना वेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? मीटिंग ईजीएम है तो कॉमन सेंस से काम तो स्पेशल होगा। और जब पता है कि उनके हाथ से तो गाड़ी छूट चुकी है, तो अपने हाथ में कमान 22वें दिन ही ले लो आप। अच्छा, अगर मेंबर अपनी इच्छा से मीटिंग बुलाते हैं तो टोटल टाइम कितना था? 45 के बाद 3 या 3 में सब कुछ? याद आ गई ये चीज? ये हो जाएगा, रीइंबर्समेंट हो गया, ये सिंपल है। इस पे कभी कभार हो सकता है, अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं ना, न्यू सिलेबस की स्पेशली, अगर यहाँ पे वो शॉर्ट नोट का चलन वापस आ गया ना, पहले कंपनी 9 में पुराने वाले सिलेबसेस में शॉर्ट नोट आते थे 3x4 4x4, उनमें आने वाला एक कॉमन शॉर्ट नोट था ये। अब अगर आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे ये लिखा, अब आप याद करना जब मेंबरशिप पढ़ाया था आपको, मेंबरशिप पढ़ाते जब वहां लिखा था SR शैल बी पास एज अ सेपरेट मीटिंग, मैंने वहां पे एक बात कही थी, क्लास मीटिंग है ये। अब बहुत ज्यादा तो ज्ञानी होते हैं बच्चे, वो कभी डाउट करते हैं कैसे ये लिखा ना यहाँ पे, ये रहा, और कौन सी हेडिंग में लिखा है कि जैसे उन्होंने वर्ड डाला SR शैल बी पास एट अ सेपरेट मीटिंग, सेपरेट का मतलब होता है पर्टिकुलर क्लास का, और जब पर्टिकुलर क्लास का होता है तो जनरली उस मीटिंग को नाम क्या देते हैं? कोई अलग बातें नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, सारी प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट सेम चलती है। बस जब पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस वालों की मीटिंग बुलाते हैं उसे हमने नाम क्या दे दिया? क्लास मीटिंग। ओआर कब पास होता है? जब कितने जने फेवर या कितने अगेंस्ट में? हाँ, तो एक बार वापस से ध्यान से देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, एक मिनट बस। तो ये चीज याद है, जल्दी बताए, ओआर अगर पास करना है कितने जने फेवर में चाहिए? मेजोरिटी इन फेवर इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन। अब ये अच्छे से याद होगा, जब आप एसआर पास करते हो तो उस टाइम कास्टिंग वोट नहीं काउंट होता है। हाँ नहीं होता। हाँ नहीं होता,
मैंने मैंने सीधा सीधा पूछा तो भी चेहरों पे शिकन थी कि क्या पता वो वाला सवाल होगा जो वहां पूछा था। ऐसा अगर पास करना है और वहां इक्वालिटी आ भी जाती है तो साला कास्टिंग वोट क्या उखाड़ लेगा मुझे बताओ। 50 को 51 कर देगा, 75 तो नहीं कर पाएगा ना एक वोट। तो 50 कैन बिकम 51, बट एक वोट डालने से 75 नहीं होगा। ये सिमिलर क्वेश्चन प्रोफेशनल में पूछा हुआ है सालों पहले। ऐसी एक सिचुएशन ड्राफ्ट करके देंगे, मीटिंग चल रही है, आपको केस बता देंगे। इसके लिए था एसआर की इंटेंशन भी हमने नोटिस में बता दी है। तो वोटिंग करवाई तो वहां पे 50% इन फेवर, 50% अगेंस्ट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस। अब आप बड़े नॉलेजेबल कंपनी सेक्रेटरी हो, आपने एडवाइस दी वहां पे। इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट एंड ही कैन कास्ट हिज वोट एंड मेक द, होता ना इक्वालिटी इनटू, कन्वर्टेड इनटू मेजॉरिटी। और जैसे ही कॉपी चेक कास्टिंग वोट वहां वर्ड पढ़ लिया ना, वो सीधे जीरो दे देगा। आप यार बात समझो, वो नंबर क्यों नहीं दे रहा। हम पूरा आंसर नहीं पढ़ सकते, वो ऊपरी ऊपरी देखने से पता चल जाता है क्या। तो जैसे वो लाइन आपने डाली होगी, आपको ना प्रोविजन का 1 मार्क्स तो देगा, वो शायद जीरो ही देगा वहां पे। एसआर अगर पास करना है तो आपको क्या करना होता है? द इंटेंशन टू पास एसआर मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। याद है ये बात? ऐसे ही नहीं एसआर पास होता। और अगर कहीं पे भी लिखा होगा मेंबर का रिजोल्यूशन अपन को पास करना है, वो जनरली कौन सा होगा? कभी भी कहा जाए कि मेंबर से रिजोल्यूशन पास करना है, तो जनरली कौन सा होगा? हुआ। एसआर कब होगा? बहुत ही बढ़िया। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, आप ध्यान से अगर देखो तो वो लिमिट आ गई यदि सामने, और नहीं तो इनमें से कोई हायर नहीं है, कोई लोअर नहीं है, कोई भी एक कंडीशन पूरी, 2 स्पेशल नोटिस है। नीचे देखिए ध्यान से। नोटिस सर्व होंगे, नो नोटिस, ये सिंपल है। अच्छा, ट्रिब्यूनल अगर मीटिंग बुलाए, सामने देखना एक वर्ड लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड impracticable? And this word has been decided in one of the case law. वो याद है? एमडी, लॉक, गेट, मीटिंग, मीटिंग, नो मीटिंग, वेदर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, यस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। बात समझ में आ गई? अभी थोड़े दिन पहले बच्चे नीचे बाहर आके खड़े हो गए जल्दी, और गेट लॉक था। थोड़े दिन पहले हुआ था, कोई बच्चे नीचे आके खड़े हो गए बट गेट लॉक था। अब इसके जस्ट पास में एक हथौड़ी भी पड़ी हुई है। क्या करो बताओ, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अगर ताला तोड़ते हुए पाए गए, मकान मालिक करवा देगा एफआईआर। क्यों? नीचे ज्वेलरी का शोरूम है और तुम वहां के हिसाब से अंदर आ भी रहे हो और ताला तोड़ भी रहे हो। कोई सोल्यूशन नहीं है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी उस केस में भी आपकी एडवाइस ये होगी, एडजर्न द मीटिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टालनी पड़ेगी मीटिंग, कोई ऑप्शन ही नहीं। डन है ये चीज? अच्छा, एनसीएलटी मीटिंग चाहे एजीएम बुलाए चाहे ईजीएम बुलाए, ये तो याद है प्रॉपर कोरम चाहिए, जनरली चाहिए। बट अगर नहीं भी आती, दिक्कत नहीं है। ये प्रॉक्सी आ गया, काउंट है। ये मेंबर आ गई, काउंट है। 2 मेंबर आ गए, काउंट है। कोरम आ गई, वैलिड है। कोरम तो चाहिए, बट नहीं भी आ पाए तो 1 मेंबर, चाहे पर्सनली आए चाहे प्रॉक्सी से आए, मीटिंग क्या मान ली जाती है? वैलिड। बढ़िया। ये केस पढ़ो, ये वाला याद आ रहा है क्या? क्या लिखा है? मीटिंग कॉल हुई, विदाउट कोरम हमने रेजोल्यूशन पास कर ली, इप्सो फैक्टो मतलब बाय दिस मेयर फैक्ट, वो मीटिंग को क्या मान लो? इनवैलिड। और जो रेजोल्यूशन पास हुए सारे सेट असाइड। अब 2-3 बातें याद दिलाना। जीएम बुलाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। एक तो प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कन्वीन्ड एंड प्रॉपरली हेल्ड। मतलब प्रॉपर कोरम आनी चाहिए, प्रॉपरली चेयरमैन होना चाहिए, और प्रॉपर अथॉरिटी ने प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया। अब सवाल ये आता है, अगर अथॉरिटी ने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? केस याद दिलाऊं, केस याद दिलाऊं। हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई टू फाइनलाइज द डेट ऑफ जीएम। डेट पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। हुआ क्या? एक डायरेक्टर ने या सीएस ने अपनी इच्छा से नोटिस सेंड कर दिया और जीएम कॉल कर ली कंपनी की। क्या वो जीएम वैलिड हो सकती है या नहीं? हो सकती है अगर उसे रेटिफाई कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेटिफाई नहीं करा तो क्या होगा? तो मीटिंग आपकी इनवैलिड है, और इवन पेनल प्रोविजन भी लगेंगे उस जने पे जिसने मीटिंग कॉल करी। ये स्पेशल नोटिस वाली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था शायद। ये केस याद आ रहा हो?
ये याद है ना, जीएम में कोई भी काम हो सकते हैं या वो काम हो सकते हैं जो एजेंडा में लिखे हैं। डिस्कस तो कर लो, क्या दिक्कत, इस पर डिबेट चली थी अगर याद है। आप रेगुलर क्लास में आ जाओ, इसके ऊपर बड़े विचार हुए थे। अरे अरे अरे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने कहा काम जनरली वो होते हैं जो एजेंडा में ही लिखे हैं। एजेंडा में अगर नहीं लिखे, एजेंडा में अगर नहीं लिखे तो उन कामों को आप मीटिंग में कर सकते हो या नहीं। अपन लॉजिक पे भी गए थे। आप ना मानस बना के आते हो पहले कि इस चीज पे डिस्कशन होगा तो मेरा वोट ऐसा होगा, अगर डिस्कशन ऐसे हुआ तो मेरा वोट ऐसे होगा। आप आए अचानक से, मैंने एक प्रपोजल सामने रखा, मैंने करो वोट हाथों हाथ। क्या बाउंड हो वोट करने के लिए? याद आ रहा है ये? एक बार वापस बोल। क्या? तो ऊपरी ऊपरी तो बताओगे ना कुछ, ऊपरी ऊपरी तो बताओगे या नहीं बताओगे? हम फंडिंग की विचार कर रहे हैं, तो ये अगर तू यूपीएसआई से कनेक्ट करेगा तो ये बात भी याद कर, जिस मीटिंग में यूपीएसआई डिस्कस होने वाली होती है उससे 2 दिन पहले आपको ऐसे जनरल पब्लिक भी करना होता है। तो जब क्या होगा? एक काम करते हैं, जैसे हमारे कोई रिश्तेदारों में होता है कभी कभी, कोई बड़ा सा काम हो जाता है, आपको लगता है जब करेंगे हमें बताएंगे, वो करने के बाद बताते हैं। ये सब चीजें नहीं देखनी है अपन को। जब आप कंपनी की बात नहीं करते, आपको स्टिक रहना, यूपीएसआई एक समय से पहले तो बाहर नहीं आएगी। और जब वो समय आ जाएगा ना, समय आने वाला है, तो उससे 2 दिन पहले तो आपको पूरे समाज को बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो वाला कनेक्शन नहीं है ये सिंपल है, फाइलिंग वाली बात है। यहाँ आ जाओ, कितने दिन का नोटिस है? स्टार मार्क लगा लो। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, स्कैनर करी हो सॉल्व, तो स्कैनर में क्वेश्चन भी एक्स वाई जेड लिमिटेड एन एसोसिएशन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, भगवान जाने क्या। पहचान कैसे होती है एनपीओ की? एन एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। जैसे ही वर्ड आ गया वहां पे नोटिस 21 क्लियर डेज का नहीं है, वहां 14 दिन का ही है। याद आ गई ये बात? ये स्पेशल नोटिस वाले पॉइंट है, स्टार मार्क लगा लो यहाँ। कुछ याद हो ये? पहला केस किसका है? अभी एनी अदर जीएम कौन सी होगी? पुराना वाला जो लॉ था ना, पुराना वाला, और इस अमेंडमेंट से पहले, सॉरी इस अमेंडमेंट से जस्ट पहले 3-4 साल हो गए अमेंडमेंट है, इससे पहले लिखा जाता शॉर्टर नोटिस ऑफ अ जीएम केवल। उन्होंने अमेंडमेंट डाल के इसमें बाइफर्केशन कर दिया कि जीएम है तो शॉर्टर नोटिस ऐसे, एजीएम है तो ऐसे, और ईजीएम है तो ऐसे होगा। अच्छा, शॉर्टर नोटिस कितना शॉर्ट हो सकता है? सर इसका वो था कि अपनी जो वो होती है ना रिक्वायरमेंट, ये अपन क्या वो वाली होती है, हम समझ गए, वो वाली जो रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा वो वाली होती है, वो वाली हाँ, प्रॉक्सी की। सर वो जो इंस्पेक्शन और ये प्रॉक्सी, वाली होती है और प्रॉक्सी प्रॉक्सी से कनेक्टेड। जो भी होती है इंस्पेक्शन वाला 3 डेज वाली होती है ना, मैं बताऊं 3 डेज वाली प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग में कब तक जमा हो जाना चाहिए? तो शॉर्टर नोटिस क्या इतना शॉर्ट भी हो सकता है क्या, क्या प्रॉक्सी नहीं लगा पा रहे? कुछ याद आ रही है? प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट मत खत्म कर देना। ये तो ये बात हुई, कल मीटिंग थी, आपने आज शाम को बताया, तो फिर अगर मुझे नहीं आना मैं प्रॉक्सी कैसे भेजूंगा? ये जो आप बताया कितनी भी हो सकती है, वो बीएम में था, वो बीएम में था वो। अब तो लाइव है ये, जैसे मैं शॉर्टर नोटिस कितना शॉर्ट हो सकता है, टोन याद आ गई जो बीएम में पड़ी थी। मैंने इवन पूरा बोला था इस कमरे से यहीं तो आना है। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, इवन शायद केस स्टडी थी, इसका कोई क्वेश्चन भी था एग्जाम में। कितना शॉर्ट हो सकता है? इतना शॉर्ट भी मत करना कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट ना कर पाओ। आप नहीं आ पा रहे तो आप अपना प्रॉक्सी तो भेज ही सकते थे ना। इतना शॉर्ट मत कर देना कि आप प्रॉक्सी भी नहीं लगा पा रहे। डन है ये बात? अब जल्दी से पढ़ लो। एजीएम है तो कितने जने फेवर में होने चाहिए? इतने जने जिनके पास 95% ऑफ वोटिंग है, जो एंटाइटल्ड है मीटिंग में आके वोट डालने के लिए, उनका कम से कम 95%। अगर अदर देन एजीएम मतलब ईजीएम, या तो कंपनी में शेयर कैपिटल है, बहुत ध्यान से याद करो ये। काउंट करूं तो मेजोरिटी, और वोटिंग देखो तो 95 वाला है। पता है, ऐसे चलो, एजीएम वाला पॉइंट तो है ही है, साथ में मेजोरिटी वाला भी ऐड हो गया। 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल टू वोट, तो इसमें भी है। एक बात ऐड कर दो यहाँ पे कि जब काउंट करूं तो काउंटिंग में कितने आने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर तो तीनों में ही है। याद करने का तरीका है ये। 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर तो ऐसे नहीं तो वैसे तीनों में ही आ रहा है। इस केस में एड ऑन केवल क्या आ गया?
डन है कहानी। अब बताओ मेन बात है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में था, चेक करो एक बार, याद आ गया क्या? वो 100% वाला था। हाँ, क्योंकि प्रॉक्सी की फिर कुछ याद आई ये चीज? और ये आज तक कभी भी एग्जाम में इलस्ट्रेशन नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। और पता है, केवल इस बात की क्लैरिफिकेशन इलस्ट्रेशन में कि शॉर्टर नोटिस कितना शॉर्ट हो सकता है। 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट है, ये है, स्टिल द प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट नीड टू बी कंप्लाइड। Hence, in the above case, BM and GM cannot be held on the same day. Meeting is received before the time fixed for the commencement. The proxy requirement need not be complied. In other words, main बात, in case board meeting and GM can be held on same day, मतलब आपको 100% कंसेंट मिल गया, जिनका वोटिंग है ना उनका 100% कंसेंट मिल गया। कंसेंट मिलने का मतलब क्या है? उनको प्रॉक्सी नहीं लगाना, और जब प्रॉक्सी लगाना ही नहीं है तो फिर 2 दिन वेट क्यों करना है? सुबह डिसाइड करा, शाम को ईजीएम बुला ली। बट ये कब होगा? जब 100% कंसेंट आता है। 95 भी आता है तो भी काम नहीं होगा, 99 आता है तो भी नहीं होगा, अगर 99.5 आता है तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। 1% और 5 लाख वाला पॉइंट था वो, याद करना बात। 1% और 5 लाख। अब आप ये बोलो 99.5 भी हो गया और जो बचा है उसके बाद शेयर्स भी 5 लाख पेड अप कैपिटल से कम है, तो पॉसिबल है। बट ये थोड़ा बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशंस हो गई जो कभी पूछी नहीं जाएगी। बट ये वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। आ रहा हूँ एडजॉइंट पे भी, आ रहा हूँ आगे, चलते हैं आगे। क्या क्या आएगा कंटेंट में? एक तो आएगी प्लेस ऑफ मीटिंग। प्लेस ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग इज हियर बाय कॉल्ड, मतलब 25th एजीएम ऑफ अ कंपनी इज हियर बाय कॉल्ड एंड टू बी हेल्ड एट फलाना जगह, फलाना प्लेस एंड फलाना टाइम। सब कुछ लिखा आता है। अब ये पॉइंट वही है जो सेम ऊपर पढ़ा है आपने, ये सीजी वाली बात आ गई। ये इंडिया 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 रजिस्टर्ड ऑफिस ये कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे केस में क्या पॉसिबल है? आप किन से परमिशन ले लो? अगर सीजी एग्जाम कर दे तो किसी भी कंपनी को हो सकता है ऊपर वाले प्रोविजन कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कब? अगर किसने परमिशन दे रखी है? सीजी ने। गवर्नमेंट कंपनी इंडिया के बाहर बुला सकती है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? AGM may be held at registered office such other फलाना फलाना और such other place और such as the CG may approve। ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है सच अदर प्लेस मस्ट बी इन इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखा है? सच अदर प्लेस। यहाँ पे इन इंडिया वर्ड नहीं लिखा हुआ। यार जिससे रेगुलर अच्छे से अटेंड करिए या क्लास सुनी है ना, उसको सेम टोन याद आ जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो नहीं होगा, अगर आप आज भी सुनोगे ना, इससे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे सारे। ये वही है। ये बताओ, अच्छा ये एसएस चल रहा है साथ में, ध्यान रखना एसएस ही। लैंडमार्क मतलब सर हम नीचे आ गए सर, कहां पे आना है? बेटा कोटक महिंद्रा बैंक उसके जस्ट सामने है। पता है बच्चे ऐसे देखते हैं सामने, और मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट सामने, तो सामने ऐसे और ऐसे कैसे होता है? जस्ट सामने ही तो है, नीचे लिखा है अपोजिट कोटक महिंद्रा बैंक। लोग कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हैं। और ये मुझे इतना पता है क्यों बताना पड़ता है लैंडमार्क, क्योंकि बिल्डिंग हल्की सी टिल्ट है ये, यू कैन और सीधे निकल सकते हो, आपको दिखेगी नहीं। तो अगर बताता हूं तो कम से कम कोटक तो दिखेगा ना। तो मैंने लैंडमार्क भी ऐसा दिया है जो आपको मेन रोड पे दिख रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट अपोजिट। अब तो दूसरे ऑप्शन भी दे सकते हैं अपन, लेकिन ये लैंडमार्क कब नहीं बताने। एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल उसके डायरेक्टर या रिलेटिव ही मेंबर है, नहीं तो कौन सी? तब कोई बाहर वाला आने वाला ही नहीं है। थोड़ा बताना क्या है, मैं मेरी वाइफ को लोकेशन भेज रहा हूँ यहाँ की, क्या आएगी जब कहाँ पे आना है? कोटक महिंद्रा बैंक के सामने। वो बोल रही नीचे रेंट एग्रीमेंट पे मेरा ही साइन है, मैंने ही आके साइन किया है यहाँ पे। उसको बताने की रिक्वायरमेंट है क्या लैंडमार्क? टाइमिंग क्या होगी? आप लैंग्वेज पकड़ लो, आप लैंग्वेज पकड़ लो। एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ मीटिंग शुड बी गिवन इन एजीएम एंड अ मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्वेस्ट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। लिखा है कॉल्ड लिखा है। अच्छा इसका मतलब क्या है? एन एजीएम और अ मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट।
अच्छा, अगर बीओडी अपनी इच्छा से ईजीएम बुलाए तो क्या होगा? ईजीएम, क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखिए ध्यान से, एजीएम एंड अ मीटिंग कॉल्ड बाय कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर एंड व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर वो ईजीएम बीओडी ने अपनी इच्छा से बुलाई? याद आ रही है ये बात? क्योंकि स्पेशल काम है, अर्जेंसी इमरजेंसी है, वहां टाइम नहीं देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? एजेंडा मतलब पर्पस ऑफ द मीटिंग, काम केवल वही डिस्कस होंगे जो एजेंडा में लिखे होंगे। प्रॉक्सी क्लॉज विद रीजनेबल प्रोमिनियंस मतलब एक दिखती हुई जगह, पता है दिखती हुई जगह मीटिंग के नोटिस का एंड होता है, और एक कैसे दिखती हुई जगह मुझे नहीं पता। लोग पूरा नोटिस पढ़ते ही नहीं है कभी। आप मान लो मेरी बात, पूरा नोटिस कोई नहीं पढ़ता। आपके घर पे नोटिस आ गया, मान लो फलाना कंपनी की एजीएम है, आप पूरा पढ़ोगे ही नहीं। और ये प्रोमिनियंस प्लेस कहाँ होती है? जैसे ही मीटिंग का कंटेंट खत्म हो नोटिस का, उसके जस्ट बाद वाले पन्ने पे होता है। नोट्स आते हैं, नोट्स के बाद प्रॉक्सी फॉर्म आता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से बुलाओ, कहीं दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैनर में हो सकती है। इसमें एक रिमोट ई वोटिंग वाला पॉइंट भी था, ये सिंपल ही हो जाए। इस पर स्टार्ट लगाओ। मीटिंग का नोटिस किसको देना है? सारे मेंबर को। जिंदा है तो वो, मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इंसॉल्वेंट हो गया है तो असाइनी। टोन याद करो, जिंदा है तो तू, मर गया है तो रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया है तो जो ऑफिशियल असाइनी। ऑडिटर, ऑडिटर्स, एवरी डायरेक्टर। ऑडिटर, ऑडिटर में कौन शामिल होता है? वैसे कौन शामिल होता है? वैसे केवल हम ही होते थे। इन्होंने स्कोप एक्सपेंड करके क्लियरली बोल दिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिटर भी है तो क्या हमें एजीएम का नोटिस सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी देना है? क्या? हाँ, उनको भी देना है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर को देना, डिबेंचर ट्रस्टी को देना। अच्छा, किसी ऐसे जने को भी दे सकते हैं जो हमें लग रहा है काम का है। बात समझ में आ रही? क्या लिखा है? क्लियर बोलू क्या? प्योरली प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से नोटिस दे सकती है। किसको देना है? प्योरली मतलब वो डीम पब्लिक कंपनी भी नहीं है, और डीम पब्लिक कंपनी भी नहीं है। गलती से नोटिस देना रह गया, मीटिंग का क्या होगा? और इसके पीछे अगर मेरी गहरी चाल हो तो क्या होगा? तो भाई देख, कुछ नहीं होगा, तेरे में दम है तो कुछ होगा। वो एक जना भी मीटिंग क्या करवा सकता है कैंसिल, और पूरी मीटिंग वापस से होगी। किसका? जिसमें है दम वो है वक्त बाजीराव सिंघम। वो भी लिखा था वो कोटेशन, वो पुलिस वाले को बाहर लेके गया था, वो क्या, वो मेरी कम है जरूरत है इसलिए जो भी था। अब ये तो नहीं लिखेगा यार। सीधी सीधी बात है, नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर, बट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ओमिशन मीटिंग शैल बी हेल्ड वैलिड, बट इफ इट इज इंटेंशनल ओमिशन देन इवन अ सिंगल मेंबर कैन इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ये तो अंग्रेज हो गए, पीछे सिंघम था। अब कॉपी चेक कर, अगर सिंघम हो तो तुझे मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये वाला पढ़ो प्लीज, सामने फोकस करें एक बार। हाँ, क्या मतलब हुआ? तुम जितना आराम से अभी टीप के बोल रहे हो ना, तुम्हें याद थी ये लिमिट सबको अभी? जनरली हाथ ऊपर करना, किस किस को याद नहीं थी ये? याद नहीं थी। अब पढ़ के बोलना अलग बात है। अब ये पढ़ाते वक्त भी स्टार्ट लगवाया था ये, और ये आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया। आज तक एज ऑन डेट कोई क्वेश्चन नहीं। आज फिर पढ़ोगे आप जाके, जब जाके शायद याद होगी। निधि कंपनी में केवल केवल उन्हीं मेंबर को जिनके पास कैपिटल कितने शेयर है, मोर देन 1,000 रुपीज फेस वैल्यू, और मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस। इनमें जो भी कम वाली लिमिट आ रही है ना, इससे ज्यादा अगर शेयर है, आपको मैं इंडिविजुअली नोटिस देने होंगे, और बाकियों का क्या होगा? व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दूंगा, आना है आओ, नहीं तो जैसे यार। ये बड़े लोग हैं निधि कंपनी के हिसाब से, इनको इंडिविजुअली देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना है, न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दो, आप पब्लिक नोटिस दे दो एक कॉमन। फिर ये समझ आ गया इसका। ये नीचे काली काली लाइन केस लो।
अरे यार तुम अगर ये वाली बात बताते ना शायद मैं वोट ही नहीं करता फेवर में। इसी टोन में उतना ही रेगुलर में भी बोला हुआ है। आपने डिटेल्स तो बताई, आपने पूरी नहीं बताई। लड़का कैसा है, मैंने सभ्य है, संस्कारी है, ऐसा है वैसा है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। मतलब जो समझने वाली लाइन थी वो तो हम शुद्ध तरीके से बोल गए, और जो घुमाने वाली बात थी वो स्टार मार्क के साथ बता गए, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। लड़की वाले नहीं समझे, शादी हो गई, मंडप में पता चला वो एक्सेप्शन क्या थे। पुलिस वाले बाहर खड़े हैं इसको लेके जाने के लिए, जुआरी है, नशेड़ी है। क्या ये एक्सेप्शन तरीके से पता होने चाहिए थे या नहीं? क्रक्स ऑफ द पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिफाइंड क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। वेग हुआ, ट्रिकी हुआ, कंफ्यूजिंग हुआ, तो जो रेजोल्यूशन पास हुए उन्हें क्या मान लिया जाएगा? बस बाकी सब कुछ सही, बाकी सब कुछ सही। बस अभी रिसेंटली जेल से आया है। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, वो चट मंगनी पट ब्याह और अगले दिन डिवोर्स। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में आजकल शादी में जितना टाइम नहीं लगता तैयारियों में, उससे जल्दी लड़की वापस आ जाती है। अभी रिसेंट मेरे नोन में 3 किस्से हैं। अच्छा डिवोर्स हो गया, और शादी कब हुई थी? मैंने कहा, अभी तो यहाँ जाके आए थे खाना खाने, और लड़की भाग गई, लड़का भाग गया। क्लियर है कहानी ये? ये कोरम में बेटा वही बात है, लिमिट सेम है। एसएस में सच वही सारी बातें रिपीट हो रही है। ये गवर्नर वाली बात आ गई, रिप्रेजेंटेटिव वाली बात आ गई, कंपनी वाली। ये पढ़ो ध्यान से। यार देख भाई, तू तेरा वोट डाल चुका है ऑनलाइन, जब मीटिंग है मीटिंग में आ जा। 2 बार थोड़ी डालोगे, आपका डल चुका है। अच्छा एक बार जो ई वोटिंग से वोट डाल चुके हो, मीटिंग में आके चेंज कर सकते हो। कोरम में काउंट होंगे, हाँ होंगे। ये वन मैन मीटिंग, ये रहा। किन किन केसेस में, पहला तो ये रहा, और बाकी सिंपल वही था, एजीएम और ईजीएम वाला। एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 members रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मीटिंग इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, एग्जामिन, या तो एग्जामिन, कमेंट, या इज देयर एनी एक्सेप्शन। तो आपको बॉक्स समझाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे वन मैन मीटिंग भी वैलिड मानी जा सकती है। कोरम नहीं आई, सुनना मेरी बात, पढ़ना मत आगे, पढ़ना मत आगे। आप बुला रहे हो रिक्वेस्ट करके और आप खुद ही नहीं आ रहे। मीटिंग बुलाई, मीटिंग एडजर्न करी, एडजर्न मीटिंग में आप आ ही नहीं रहे। ये तो जनरल था कि एडजर्न हो जाएगी। अब मेरी पूरी बात सुनो। आपने रिक्वेस्ट करके बुलाई, ईजीएम कॉल करी, और आप खुद ही नहीं आ रहे, और एडजर्न, पोस्टपोन या कैंसिल हो गया। ये देखो, ये रही वो 30 दिन वाली बात। अगर आप स्टार्ट के 10 15 20 मिनट प्रॉपरली कनेक्ट हुए थे ना, आपको जल्दी जल्दी अब सारी चीजें याद आ जाएगी। लेकिन अगर सिनेडाई नहीं है, अप टू 30 days तक ही है, तो 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अच्छा एडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसकी डेट क्या माननी है? डन है ये बात? अच्छा एक दूसरी बात है, 4 काम करने थे जीएम में, 2 काम तो हम कर चुके हैं आज, मान लेते हैं 9/12/2023। बाकी 2 काम हम करेंगे 16/12/2023 को। आप लाइन नहीं पढ़ी आपने ध्यान से। ये बेटा एडजर्न मीटिंग वाले रेजोल्यूशन है, मैंने सिचुएशन बदल दी। 4 काम करने थे, 2 काम तो हमने आज कर लिए हैं, और अनफिनिश बिजनेस जो 2 रह गए उसके लिए हम 16/12 को वापस से बैठेंगे। और रेजोल्यूशन पासिंग डेट क्या माननी है? ये डेट इसलिए काम की होती है कि मिनट्स कब से बनाने हैं, पर रेजोल्यूशन पासिंग डेट उन 2 की तो वो वाली होगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखा अनफिनिश बिजनेस जो है ना, उनकी फिर आज वाली तारीख से ही मानना है, तो उसको उल्टा कर लो। जो काम उस दिन हो चुके थे प्रॉपरली, मीटिंग मानता हूँ एडजर्न वाले दिन खत्म होगी, बट रेजोल्यूशन पासिंग डेट तो वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ तो केवल आपने अनफिनिश काम करे। 4 काम के लिए मीटिंग बुलाई, 2 काम आप वहां कर चुके थे आज, और 2 काम आप 16/12 को करोगे। तो जो 2 काम एडजर्न मीटिंग 16/12 को होंगे वो उसी दिन से इफेक्टिव होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, उल्टा कर लो, जो ओरिजिनल मीटिंग में काम कर चुके हैं वो उसी दिन से लागू होंगे। डन है यहाँ तक ये?
तो ये तो लिखा है, मैं तो उसको उल्टा करके पूछा था आपसे। ये याद आ रही हो बात? अगर चेयरमैन वाली बात ये लिखी, 15 मिनट वाली बात, अभी स्टार्ट पे सब कुछ बताया था आपको चेयरमैन का ये। अच्छा, चलती मीटिंग में चेयरमैन चेंज हो सकता है क्या? इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड सम अदर पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, कुछ याद आ रही हो बात? मैं चेयरमैन हूँ, मेरे काम से संतुष्ट नहीं थे, आप चेयरमैन चेंज करना चाह रहे हो, यू कैन चेंज इट। आप रिक्वेस्ट डाल दो हाथों हाथ, नया चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा। अब वो कब तक के लिए अपॉइंट होगा? प्रैक्टिकली आज वाली मीटिंग तो निपटा लो, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। एक चीज समझो आप, अभी चलता हुआ क्रिकेट मैच चल रहा है, रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया, उस मैच में नहीं खेलेगा, तो बीसीसीआई क्या करे, हाथों और ताबड़तोड़ एक मीटिंग बुलाए, आगे तक का कैप्टन आदि अपॉइंट कर ले, या क्या करे? एक बार ऑन फील्ड कौन रहेगा अभी तो काम कर लो, फिर अपन देखते हैं आगे कैसे करना है। चेयरमैन आप ये कह सकते हो कि सबको वो होता है, वो मतलब सूत्रधार जो मीटिंग चलाता है पूरी, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है, रेजोल्यूशन पास करवाना है, डिसीजन बताना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको बोलने का मौका देना, आप सवाल पूछना चाहो सवाल पूछने का मौका देना, आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो आपका राइट टू स्पीक, ये सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चेयरमैन की। तो आप ये मान लो, ये ओहदा नाम में जितना छोटा लग रहा है, ये काम में उतना ही बड़ा है। मिनट्स जब बनते हैं तो मिनट्स का पार्ट क्या कंटेंट बनेगा, इस पे एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन किसका है? क्यों? हाँ, हेड ऑफ द मीटिंग है ना। अच्छा, बनाने में हेल्प कौन करेगा? बनाएगा सीएस या हेल्प करेगा? कंटेंट डिसाइड कौन करेगा? या सीएस करेगा? चेयरमैन ही करेगा, वहां पे वर्ड एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अच्छा, एक सिंपल केस स्टडी थी, कुछ याद आई शायद, चेन्नई, रेन इज फॉलिंग छमाछम छम, वो एयरपोर्ट पे फंस गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, व्हाट टू डू नेक्स्ट? एडवाइस एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब जब वो सवाल बना, दिसंबर 2018 की बात, 18 का ही क्वेश्चन है, बच्चे हो ये क्या आ गया, कैसे सॉल्व होगा सर, ये क्या केस स्टडी आ गई? मैंने कहा ये पढ़ा तो था तुमने पॉइंट, आप लॉजिक समझो, ये आपने थ्योरी पढ़ ली, ये दो वर्ड मैं सालों से ऐसे ही हाईलाइट करके दे रहा हूं, क्या? हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, याद आ रही? और यही बात आपने ऑडिटिंग में भी पढ़ी, ऑडिटिंग में भी लिखा है यही से। क्या चीज? ये पूछा है या बताया? ये तो पूछा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा पूछा है। हाँ, हाँ, हु इज ऑथराइज टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, प्रॉक्सी मेंबर लगाएगा, कुछ एक केस था, ये कंपनी होगी तो प्रॉक्सी ये होगा, और ये कंपनी होगी तो ये होगा, तुम्हारी टोन में बोला है मैंने, जैसे कभी कभी नहीं कहता ये सर ये वहां पे ये ऐसा कुछ लिखा है। एनपीओ होगा तो मेंबर ही होगा, और कंपनी होगी तो, एक चार्ट था याद करना, मीटिंग वाले दिन से इतने घंटे पहले ये, इतने घंटे पहले और इतने दिन पहले ये, फिल इन द ब्लैंक्स। मीटिंग वाले दिन से 3 दिन पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एज अ मेंबर, हम आएंगे प्रॉक्सी फॉर्म की इंस्पेक्शन करने। सर क्यों, इससे तुम्हें क्या पंचायत के, क्यों उसको देखना है आके कौन आ रहा है? भैया राइट है, उसका मेंबर है। मीटिंग वाले दिन से इतने घंटे पहले, और मीटिंग से इतने घंटे पहले आके इंस्पेक्शन कर लो, मतलब बस सीधी सीधी बात, मीटिंग से 3 दिन पहले इंस्पेक्शन का बोलो, 48 घंटे पहले फॉर्म जमा हो जाएंगे, मीटिंग से 24 घंटे पहले आके आप क्या करोगे? प्रॉक्सी फॉर्म की इंस्पेक्शन करोगे। सर अगर उस पर कोई प्रॉक्सी फॉर्म गलत निकल गया तो, अनफिल्ड था, मतलब प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं था, डेटेड नहीं था, साइन नहीं था, रिजेक्ट कर दो, बात खत्म। कोई गलत बंदा आता हुआ दिख रहा है, कॉम्पिटिटर का बंदा दिख रहा था, रिजेक्ट कर दो। सर वो वापस से लगा सकता है क्या? लॉजिक चलाओ, लॉजिक, मीटिंग से 24 घंटे पहले पता लगा है, अब वापस कैसे लगाएगा? अच्छा, एक इंसान 2 प्रॉक्सी लगा सकता है? लेटेस्ट वाला वैलिड होगा, प्रोवाइडेड वो फॉर्म भी विद इन द टाइम लिमिट जमा हुआ, गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, और वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, याद तो है तुम्हें सब यार, फालतू टाइम लगा रहे हो। हाँ, आ रहा हूँ वहाँ पे भी। मैंने कहा मेरी जगह रिचा जाके आ जाएगी, ये जा रही है मीटिंग अटेंड करेगी, एकदम सुबह ताबड़तोड़ एकदम एकदम प्रोफेशनली तैयार होकर अपने घर से निकली, सूट वूट पहन के अच्छे से, वेन्यू पे भी आ गई, और मेन्यू भी देख लिया बुफे भी।
बहुत बढ़िया था आज का बुफे। मीटिंग हॉल ये, बुफे ये केवल यहाँ दिख रही है। मीटिंग जाए तेल लेने। अबे जैसे ही अपना होता ना सीधा कदम लेके वहां जा ही रही थी, मैंने उसको पीछे धकेला और मैं एंटर हो गया। वैलिड कौन इनवैलिड कौन? अब इतनी प्रोफेशनली तैयार हो गया ही, क्या करेगी अब? जाओ घर पे जाके टिंडे खाओ अब। कि बुफे तो एंजॉय हम ही करेंगे यार। याद आ रही है ये चीज? अच्छा, एक इसी इसी केस में दूसरा, मैं आ नहीं रहा था लेकिन मुझे पता था बुफे बहुत बढ़िया है। अब ये तो सीधा पैर अंदर डाल के जा चुके हैं, अंदर वोटिंग चालू हो चुकी है, ये वोट डाल भी चुकी है। अब इसको बाहर खींच रहा था मैं, इसने वहां मेरे को धक्का दे दिया। तो आप ये कह सकते हो आसान शब्दों में, प्रॉक्सी कब वैलिड होगा? जब वो वोट डाल भी चुका हो। और वोट वो केवल कौन से केस में डालता है? शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वोट कर सकता है। तो आप ये मान लेना दोनों खड़े हैं, बट अगर प्रॉक्सी वोट डाल चुका है तो फिर प्रॉक्सी ही वैलिड होगा। मेंबर का आना कब वैलिड माना जाएगा? जब प्रॉक्सी ने अभी तक वोट नहीं डाला है। मेंबर का आना जनरली कहा जाता है इट्स एन ऑटोमेटिक रिवोकेशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि होता है जब व्हेन यू एंटर अ मीटिंग हॉल ना, तो वहां पे एक टिकट होता है, मतलब वो साइन करना पड़ता है, रसीद, अटेंडेंस स्लिप। जब जाके पता चलता है आप आए हुए, आपका प्रॉक्सी, इवन आपको अपना आईडी लेके जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? मैंने प्रॉक्सी के रूप में मान लो रिचा को भेजा, तो रिचा हैज टू कैरी आईडी ऑल्सो। अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, ये देखो ये रहा मेरा फॉर्म और ये रहा आईडी, जब जाके एंट्री मिलती है। याद आ गई ये चीज? एक जने का प्रॉक्सी बनना है, उसके पास 12% कैपिटल है। 20% है, 30% है, 7% है। अरे वो मैक्सिमम लिमिट है। 90 हो, 95 हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसी और का बन सकता है क्या? क्योंकि एंड है बीच में, ना तो कैपिटल 10 से ज्यादा और ना 50 की लिमिट एक्सीड। सिंगल मेंबर, नो लिमिट। तो अगर 10 से ज्यादा वाले के लिए बन गए, बन जाओ, बने रह जाओ, बट आप किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकते। याद आ गई ये सब चीजें? प्रॉक्सी बोलेगा ना मीटिंग में? वो होता ना वो गांधी जी के 3 मंकीज, केवल बैठ जाओ वहां जाके, बोल तो तुम सकते नहीं, सुन के तुम उखाड़ क्या लोगे? बात समझ में आ रही है? देख के भी क्या उखाड़ लोगे तुम? इससे अच्छा एक काम करो, यहाँ बैठो और केवल बुफे देखो। जिस काम के लिए आए हो केवल वहां ध्यान लगाओ। आप पता है अचानक से आवाज आई बुफे खाते खाते, भैया पोल से वोटिंग आ रही है, तो वहां पे अब आप धर्म संकट में हो। अब आप खाने पे फोकस करो या पोल के लिए जाओ। कि प्रॉक्सी को एक ही राइट मिलता है, एक मिनट, टॉपिक प्रॉक्सी को एक ही राइट मिलता है, राइट टू वोट ओनली ऑन पोल, इवन कैन डिमांड पोल। अगर पोल की डिमांड है तो उस डिमांड पे वो साइन कर सकता है या नहीं? हाँ, साइन करना अलाउड है। हाँ, उम्मीद है बेटा याद आ रही है ये सब चीजें। ध्यान से सामने देखे। ये चौथा पॉइंट पढ़ना ना एक बार, क्या है डन है ये चीज? आपको बेटा जितना जितना अभी आसान नहीं लग रही है बात, अननेसेसरी अपने स्ट्रेस के चलते आप आसान चीजों में होता है ना बहुत ज्यादा चीजें ढूंढना चालू हो जाते हैं। ये है वो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सवाल को जब बोलोगे ना वहां पे, बोलते बोलते याद आ जाएगा, एन एसोसिएशन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, क्लिक होगा एनपीओ है। वहां पे हमने एक प्रॉक्सी लगाया मिस्टर एक्स को, बट एक्स एनपीओ का मेंबर नहीं है, सेम लाइन उठ के आती है। बट वो इतने बड़ी केस स्टडी में वो लाइन पहचाननी है हार्डली। लाइन आइडेंटिफाई हो गई, हाथों हाथ पॉइंट क्लिक हो जाएगा। डन है यहाँ तक ये? एक सवाल आया, जब प्रॉक्सी की डिमांड, जब पोल की डिमांड होती है, प्रॉक्सी साइन कर सकता है, हाँ, तो उस डिमांड में वो शामिल होगा ना? जब साइन कर रहा है तो काउंट भी होगा ना? होगा ना? जब वो साइन कर रहा है तब तो काउंट होगा ही, क्योंकि है तो मेंबर का ही रिप्रेजेंटेटिव ना। ये न्यू सिलेबस का वन लाइनर है। प्रॉक्सी फॉर्म का नंबर क्या है? MGT 11। MGT मतलब मैनेजमेंट। बेर एक्ट में इस चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म है MGT 11। इंस्पेक्शन, रिवोकेशन, एक बार रिवोकेशन वाला ध्यान से पढ़ लो। आजकल जॉइंट मेंबरशिप चलती है क्या? डीमेट अकाउंट है किसी का? दो जनों का मिलके है क्या जॉइंट नाम से, या सिंगल होता है? आप उसमें नॉमिनी डाल सकते हो।
मैंने बहुत जने देखे जो कहते हैं कैसे नहीं, जॉइंट नाम से भी ये है वो है। वो जॉइंट नाम नहीं होता, उसे नॉमिनी कहते हैं। बात समझ, मेरी मदर का एक अकाउंट है, कह रही मेरा जॉइंट अकाउंट, मैंने कहा जॉइंट अकाउंट नहीं है, अकाउंट आपके नाम का है, वो नॉमिनी का नाम है। ये अकाउंट तो हो सकता है बैंक अकाउंट जॉइंट नाम से, डीमेट अकाउंट जॉइंट नाम से नहीं होता। फुर्ती से पढ़ो, याद आ रहा है, ध्यान से देखो इसे। बट वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड, मतलब वो तीर मयान से निकल गया, अब वो वापस पीछे नहीं आएगा। अगर निकलने से पहले रोक दोगे तो बात अलग है। If a proxy had been appointed for the original meeting and such meeting is adjourned, any proxy given for the adjourned meeting, क्या लिखा है? अगर आपने एडजर्न मीटिंग का दूसरा लगा लिया तो उसका मतलब क्या है? तो उसका दूसरा मतलब क्या है? ओरिजिनल वाला कंटिन्यू कर सकता है एडजर्न में। हाँ, हाँ, आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर लो, दिक्कत नहीं है। Proxy is valid until a written notice of revocation has been received by the company before the commencement of the meeting or original meeting, as the case may be. An undated notice of revocation of proxy shall not be accepted. A notice of revocation shall be signed by the same member or member who had signed the proxy. In case of joint membership, a proxy need not be informed of the revocation of the proxy issued by the, आपको उसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने उसको रिवोक। सुनने में अजीब लगेगा, अब ये तो तैयार हो रही ना सुबह जाने के लिए, ये कैब में भी बैठ गई, आराम से आ रही है, वो बड़ी वाली कैब मंगाई आज कि ललित होटल में मीटिंग थी। बात समझ में आ रही है? वैसे लॉजिकली सोचो तो बताना चाहिए, बट लॉ बाउंड नहीं करता बताने के लिए। आपको फायदा ही दिया था, फायदा वापस ले लिया, लॉजिकली चलो तो बताना तो चाहिए। आप जिसकी जगह आए थे वो अंदर जा चुके हैं। अच्छा, ये भी याद होना चाहिए, वोटिंग राइट अगर रोकना है ना, केवल पैसे के रीजन पे रोका जा सकता है। आप पागल वागल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी हमने क्या करा, पीयूष अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसका एक इसका मतलब हमने वोटिंग राइट रोका, तो पीयूष ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं तो अनसाउंड माइंड का हूं, मेरा वोटिंग राइट कैसे रोकोगे, 106 सेक्शन में लिखा है क्या कहीं पे भी? और पीयूष जस्ट किसके बगल में बैठा है? मान लो कपिल के बगल में। whether a person of unsound mind can vote at meeting or not? Why are you proving something? कर सकता है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलूं? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, 18 साल की उम्र और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भैया सेम। ये यहाँ पे मैंने सेम इसी बात पे सवाल पूछा था। कॉल मनी या कोई पैसा लेना बाकी है, इस केस पे रोक सकता हूं, इसके अलावा कोई भी केस नहीं। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, वो अनसाउंड माइंड वाला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है। तो देख, मूवी देख लियो तू। आओ आओ सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। कौन सी कंपनी में ई वोटिंग मैंडेटरी है? ये लापरवाहियां करना बंद कर लो, लिस्टेड नहीं, पूरा पढ़ो ध्यान से। क्या whose equity share are listed? आईसीडीआर अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लूंगा वहां पे। एक्स वाई जेड आर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड बाय इशूइंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। आप जितनी स्पीडली तुम पढ़ गए ना यहाँ पे, जैसे मैं पढ़ोगे लिस्टेड कंपनी है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी दे के लिस्ट हुई है, वहां पे एप्लीकेबल है क्या? वहां पे करके भी क्या कर लोगे मुझे बताओ ना एक बार। कन्वर्टेबल में वोट होगा क्या? अभी तो डेट है ना, डेट होल्डर को वोट मिलेगा क्या? लॉजिकली चलोगे तो भी यही आंसर। बट ये हाँ, वहां फंस सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन में क्या देखोगे, और इक्विटी की जगह वो डाल देंगे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, और नहीं तो वो कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है। अब दो केस याद कर लो, बाकी साले सब हटा दो आप। इसमें एक रिमोट ई वोटिंग वाली बात थी, एक मिनट, सॉरी, ये भी देख लेना ध्यान से, ये भी देख लेना एक बार। एक मिनट, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर ओनली आर लिस्टेड, एसएमई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये नीचे वाले दोनों ये आईसीडीआर से कनेक्टेड है। अभी के लिए तो यही कहूंगा, रेफर आईसीडीआर वाले वीडियो, इनको समझाने नहीं बैठ सकता। हाँ, अब पूछ क्या करें? कहाँ पे? एक मिनट, नहीं, अलग अलग ही, अलग अलग ही। ऊपर पर द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है, तो अगर तू एंड हटा भी देगा मतलब नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है।
ये हो जाएगा। रिमोट ई वोटिंग वाला कौन से पेज पे है? 352। ये रहा, पढ़ो ये वाला सी पॉइंट एक बार। आज मैंने मीटिंग का नोटिस दिया, रिमोट ई वोटिंग सुविधा मैं चालू छोड़ सकता हूँ, हाँ, बट बंद कम से कम कब होगी? जैसे कल मीटिंग है ना, आप 20 दिन खुली रखो, हमें दिक्कत नहीं है, बट मीटिंग वाले दिन से एक दिन पहले शाम को 5 बजे इसको बंद करना ही पड़ेगा। डन है यहाँ तक? ये सिंपल है, बाकी थ्योरी है इसमें। बिना देखे एक बार याद करो, पोल चेयरमैन अपनी इच्छा से बुला सकता है, हाँ, मेंबर की रिक्वेस्ट पे हो सकता है, हाँ, अगर हुआ तो कौन से 2 काम ऐसे थे जिन पे हाथों हाथ वोटिंग होती? चेयरमैन अपॉइंटमेंट और मीटिंग एडजर्नमेंट, इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप अगर चाहो तो विद इन 48 आवर्स बुला लो, हमें दिक्कत नहीं है, आप चाहो हाथों हाथ करना है कर लो, बट विद इन 48 आवर्स आपको करना ही पड़ेगा। पोल से डिमांड तो कर ली, विड्रॉ कर सकते हो कब? हाँ, पोल की वोटिंग से पहले। अच्छा, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट आना वेटिंग है अभी, तो पोल की रिक्वेस्ट कब करोगे? रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद, या कभी भी? कभी भी, कभी भी, कभी भी आने के बाद कर लो आप। ये देखो ये लिखा। और पोल की वोटिंग डिमांड के लिए सामने देखें, या तो चेयरमैन अपनी इच्छा से, नहीं तो ऑर्डर कब होगा? अगर शेयर कैपिटल है तो सेम वही कहानी लिखी है, 1/10 है यहाँ पे, इसमें भी कोई हायर लोअर नहीं है इसमें। मैंने सही कहा, मैंने कहा हायर लोअर नहीं है, उसने भी सही कहा हायर है लिखा हुआ। उसने ये कहा कि इन दोनों लिमिट में से हायर, उसने कहा हाँ हायर है, ये वो वाला हायर है नहीं है। वाई आर यू प्रूविंग कि यही मिस्टेक्स वहां कर रहे हो आप लोग? जब अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, अब आप मानो इस बात को, फील मत करो, मानो इस बात को, यही हड़बड़ाहट की गलती है। और व्हेन यू केम आउट ऑफ द सेंटर ना, पता आपका जवाब क्या था? सर सर सर, वो आंसर लिखे सेम जो क्लास में पढ़े थे और जो आपने बताए थे, और जैसा आपने कहा था वैसा ही लिखा है, लेकिन पता ही नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। ये पढ़ो ध्यान से। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, क्या मतलब हुआ? जनरली रिजल्ट आने से पहले ही होगा, वरना नहीं तो फिर पागलपना हो गया। शो ऑफ हैंड नहीं, नहीं नहीं, शो ऑफ हैंड नहीं, हमने कहा पोल, चलो पोल, चलो नहीं नहीं नहीं, पोल भी नहीं, फिर क्या करना है यहाँ पे? बात समझ में आ रही? टाइम फॉर टेकिंग पोल, फोर्थ विथ का मतलब है 2 काम हाथों हाथ, 2 के अलावा आने वाले 48 घंटों में कभी। लॉजिक भी लगा लो, ये दोनों काम ऐसे हैं जो हाथों हाथ ही होंगे। मीटिंग एडजर्न करनी, मैंने इसको कहा 48 घंटे में सोचेंगे, कह रही चेयरमैन लगाना है, मैंने कहा 48 घंटे में सोचेंगे, बिना चेयरमैन मीटिंग चालू नहीं होगी। एडजर्न करना है तो डिसीजन हाथों हाथ लेना पड़ेगा, 48 घंटे में नहीं होगा। पोस्टल बैलेट, ये पढ़ाऊं पूरा? मीटिंग का नोटिस दिया सभी मेंबर्स को, 30 दिन का समय होता है, वो अपनी असेंट या डिसेंट देते हैं, असेंट या डिसेंट देते हैं। ये जो नोटिस है ये न्यूज़पेपर में डलता है, वेबसाइट पर डलता है, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होते हैं, स्क्रूटनाइजर सारे जवाब रिसीव करते हैं। रिपोर्ट कितने दिन में बना के देते हैं? रिपोर्ट कितने दिन में बना के देते हैं? 30 दिन तक तो जवाब आ रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है 30 से चौथे पॉइंट में। 30 दिन तक तो जवाब आ रहे, आने वाले 7 दिनों में। अच्छा 30 दिन के, अरे ये लिखा पॉइंट नंबर 7 में है, 30 दिन के बाद कोई जवाब आया, उसे काउंट करना है नहीं करना? पोस्टल बैलेट का मतलब है क्यों आए हो यहाँ पे, क्या काम है, जाओ अपने अपने घर, वहीं से वोटिंग कर लेना। और जब घर से वोटिंग आप लोग कर रहे हो, चिट्ठी से कर रहे हो, ई वोटिंग से कर रहे हो, तो मीटिंग तो हुई नहीं। चेयरमैन का काम तो मीटिंग में होता है, तो पूरा काम होगा स्क्रूटनाइजर का। अच्छा स्क्रूटनाइजर होंगे कौन?
इंडिपेंडेंट पर्सन जो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करे। जैसे एग्जांपल कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को लगा लो आप, हम लोग लग सकते हैं यहाँ पे। जो जवाब आएंगे वो कंपनी रिसीव करेगी या स्क्रूटनाइजर रिसीव करेगी? अगर कंपनी ने रिसीव करा तो इनका काम क्या है? मैंने कहा जैसे कोई रिप्लाई आया, रिप्लाई सीधे स्क्रूटनाइजर के हाथ जाएगा, कंपनी के हाथ में नहीं जाता। ये लिखा रहेगा रिप्लाई ऑफ मेंबर। पॉइंट नंबर 10, रिजल्ट कहाँ डिक्लेयर होगा? इसे वेबसाइट पर डालना पड़ेगा कंपनी का। ऐसा मान लो, क्या मान लो, जैसे कि कहाँ पास हुआ है? जीएम में हुआ है। ये तो हो गया, सिंपल है ये तो। मिनट्स में हर मीटिंग के अलग मिनट्स बनते हैं, सेम बनते हैं? बीएम, जीएम, क्लास मीटिंग, कमेटी, या सबका अलग बनेगा? एकदम नीट एंड क्लीन सीरियली नंबर्ड बुक होनी चाहिए। काटा पीटी पेस्टिंग फेस्टिंग कुछ अलाउड नहीं है। लूज लीव फॉर्म में है, पीरियोडिकली कम से कम हर 3 साल में उसे बाउंड कर लो। मिनट्स होता है फेयर समरी ऑफ द मीटिंग। फेयर समरी ऑफ द मीटिंग, समरी ऑफ द मीटिंग मतलब चेयरमैन आए, चेयरमैन ने अपना डायस लिया, मीटिंग स्टार्ट करी, 4 मेंबर आए थे, 4 प्रॉक्सी आए थे, इन्होंने ये वाला रेजोल्यूशन प्रपोज करा था, फिर सेकेंडेड मतलब वोटिंग यहाँ चालू हुई, इतने जने फेवर में थे, इतने जने अगेंस्ट में थे, रेजोल्यूशन पास। मीटिंग का आंखों देखा हाल, फेयर एक समरी। कलेश चले थे मीटिंग में, क्यों? मजा आएगा ना? नहीं, आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलती मीटिंग में कलेश भी होते हैं, बट वो कलेश उसका पार्ट होंगे नहीं होंगे। आप कभी डिस्कशन करते करते लाउड हो सकते हो, वो उसका पार्ट है, बट आप इतने लाउड हो जिसमें केवल न्यूसेंस होगी, ये शामिल नहीं होगा। ये सब जगह फाइल होते हैं, मेंबर इसकी कॉपी ले सकते हैं। अब कोई मसाला थोड़ी चाहिए, इसने ये किया, नीचे टू बी कंटिन्यू, अब उसका रिप्लाई। इसलिए कहा जाता है चेयरमैन का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन द मिनट्स। उम्मीद है याद आ गए होंगे मिनट्स। हो गए? लूज लीव वही लिखा हुआ है अभी सब। हाँ एक मिनट, साइनिंग वाले देख रहा हूँ मैं एक बार। साइनिंग वाला कौन सा पेज पे है? एक मिनट, एक बार ये वाला ध्यान से पढ़ लो। लापरवाही मत करना, लापरवाही मत करना, सामने ध्यान लगाओ। इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी, मतलब ये किन जनों की मीटिंग की बात हो रही है? या तो कौन करेगा? एक बार एक बच्चा था, सेड की जगह एसईडी लिखा, सेड मीटिंग। सेड मीटिंग, जिस मीटिंग की बात हो रही है, और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट। आई बात समझ में? नहीं तो सेकंड केस। अब सेड की जगह सलों ने सेम कर लिया, और इन द इवेंट ऑफ मर गया, इनेबल है साइन करने के लिए उस 30 दिनों के अंदर, तो होगा क्या? वो जना जिसे कौन ऑथराइज कर दे? बीएमजीएम का चेयरमैन अलग होना चाहिए क्या? अब आप वो बेटर प्रैक्टिस का फायदा देखो, ये रहा सामने। अगर सेम ही चेयरमैन था तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी ना, एक तो टैकल करने में दिक्कत नहीं आएगी, और माना जाता है जनरली चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही होना चाहिए। ये याद आ गई बात? अच्छा, माइनर इंजरी है, सही हो जाएगा, मतलब उल्टा हाथ टूटा है, सीधा हाथ सही है, साइन भी सीधे हाथ सही है। अगर नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इनेबल हूं क्योंकि मेरा एक हाथ ऐसे है, तो बेटा पेन सीधे हाथ में लेना है और साइन करना है। माइनर इंजरी और इनएबिलिटी में दिन और रात का फर्क है। कोमा में चला गया तो ये थोड़ी वो सो रहा है जाके साले का अंगूठा लगवा लेंगे, ये इनेबल है, ये इनेबल है। मजाक नहीं, टॉपिक पे रहो, मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं इस मैराथन को वो टाइम पास नहीं बनाना चाह रहा कि केवल मस्ती खोरी चलती रहे यहाँ पे। वो जितने अपन कर रहे हैं वो सफिशियंट है, इसमें मस्ती खोरी नहीं ऐड करनी। इसलिए होता ना हम लोगों को थोड़े व्यूज भी कम मिलते हैं, मस्ती खोरी डाल दो उसमें सारी, चालू करते यहाँ वहां की केवल पंचायतियां चलाओ, हे हेलो और ये सब फालतू बातें। मेरे पास तो नहीं इतना टाइम यार, और मैं जानता हूँ मस्ती खोरी से व्यूज भी बहुत आते हैं, सब्सक्राइब भी ज्यादा होते हैं। यार एक चीज है, मेरी चीज ईमानदारी से धीरे धीरे चल रही है, चलेगी, आज नहीं तो कल बच्चा समझेगा। मस्ती खोरी में हमने भी खूब मस्ती करी है जीएम में,
याद हो तो गार्डन के बाहर लड़का लड़की, अब ये सब यहाँ पढ़ाने बैठ रहा हूँ अभी, आपको लग रहा है 1.5 घंटे में इतना रिकॉल हो जाता है अभी? हर चीज पर टाइम पास एग्जाम्पल बनाया रेगुलर क्लास में अपन ने, यहाँ बना देता हूँ आपका मीटिंग मीटिंग तकरीबन 5-6 घंटे में खत्म होता है। तो डायरेक्टर खत्म जब होता तब एग्जाम वाला डे आता। ऑल डिपेंड ऑन यू, आपको सही लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद ही कर डालना, और लोगों को भी बोलना, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने जिस दिन से पहला वीडियो डालना चालू हुआ हूँ, हर बच्चा मेरे देखने वालों ने, सबने, मेरे जान पहचान वालों ने कहा इसमें एक मस्ती का एलिमेंट और ऐड कर ले, हंसी मजाक करवा, माहौल बना, ये बना वो बना। मैंने कहा जो पढ़ना चाह रहा है ना बच्चा, उसके हिसाब से तो बढ़िया है। और मैराथन पॉइंट ऑफ व्यू पे मस्ती इतनी काम की भी नहीं है। मान लो ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, ये इतनी पढ़ने वाली नहीं है, इसको तो मजा आ जाएगा। मैराथन हर बच्चा देखता है, वो पढ़ने वाला हो कम पढ़ने वाला हो, उसको फायदा दिखना चाहिए। इतना कंटेंट अपन ने इसमें लिया है अभी भी आज, कि आज आप स्कैनर, अब मैं कहूंगा CA CS CA में आप कहीं की भी उठा लो, आपसे सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपके हाथ में। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भी केस स्टडी आई हुई है। बोर्ड का तो मतलब या तो खुद वाला या करेगा तो वो वाला ही करेगा, नहीं तो जो भी अगली मीटिंग का चेयरमैन होगा वो कर लेगा। और जनरल मेडिकल का सेम करेगा। डेथ या इनएबिलिटी है, अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे भी, विद इन डेथ पीरियड, क्या मतलब हुआ? 30 दिन हो गए उसके बाद डेथ हो गई, क्या मतलब है? साइन तो हो गया ना, हम नया चेयरमैन अगली मीटिंग के लिए लगा लेंगे, हमारा काम तो हो गया ना एक बार यहाँ। और लास्ट क्या लिखा है? बात ऑलमोस्ट वही। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, आपने वोटिंग तो करवा ली, बट वो मिनट्स का पार्ट तो बना ही नहीं। तो जैसे अगले टाइम जो भी मीटिंग आ रही है उसमें से डिस्कस कर लिया जाता है। साइन तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ही करेगा, क्योंकि बोर्ड का और जीएम का जनरली चेयरमैन होता एक ही, इनमें कोई भेदभाव या फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं दोनों। अगर अलग अलग है तो सर तो भी बोर्ड और यही करेगा। यार एक जनरल प्रैक्टिस एसएस में लिखी है, एक जनरल प्रैक्टिस एसएस में ऐसा बेटर प्रैक्टिस लिखी हुई है, तो 99% कंपनीज में वही होगा। अगर सर जैसे बने हुए हैं अलग अलग हाँ तो फिर वही करेगा ना हाँ जो था। हाँ हाँ। यहाँ तक क्लियर है कहानी? आपका आज का पहला काम रिपीट कर रहा हूँ, वही बात जो स्टार्ट में करी थी, एक एक वर्ड को लाउड एंड क्लियर वॉइस में बोल बोल के पढ़ो, आप कहीं नहीं अटकोगे। और जैसे ही वो खत्म हो जाए ना, क्वेश्चन हाथों हाथ मत करो, आधे घंटे बात करो। मान लो आपने जैसे अभी जीएम का पूरा चैप्टर रीड कर लिया घर जाके, उसका डायरेक्टर का पूरा रीड कर लिया, 1 से 2 घंटे का ब्रेक दो, उसके बाद फिर स्कैनर उठाओ। कभी कभी क्या होता है, खुद को बेवकूफ बना लेते हो आप, आपने हाथों हाथ पढ़ा और हाथों हाथ ही स्कैनर सॉल्व करा, 100 में से 70 80 90% सॉल्व हो जाएंगे। बल्कि मैं कहूँ ना, सजेस्ट करूँ, आज पढ़ लो, चाहे स्कैनर कल कर लो सुबह, आज तो रीड कर लो, रात को सो जाओ, जब उठोगे ना सुबह, फिर चेक करना आपके साथ कंसेप्ट कितने उठे। अगर वहां स्कैनर सॉल्व हो गई ना आपसे, तो फिर आप मान लो आज के बाद बीएम और जीएम नहीं उठाना एग्जाम से पहले। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको वीडियो हो सकता है वापस देखना पड़ेगा, नोट्स हो सकता है वापस पढ़ने पड़ेंगे। मैं ऐसे ही करता था, मैं कभी क्वेश्चन हाथों हाथ मैंने नहीं करे। आप आगे चलते जाओ, उसके बाद फिर पीछे वालों के क्वेश्चन करो। इससे एक फायदा होता है, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी एक रिवीजन हो गया। ये तो कंसेप्ट का हो गया, क्वेश्चन आंसर करा तो एग्जाम फॉर्म में भी आपने रिकॉल कर लिया, आज रीड करना है और कल सुबह उठते ही इसका स्कैनर सॉल्व करना है। यहाँ तक जीएम में कोई दिक्कत है? बाकी फिर अपन चालू करते हैं, ब्रेक के बाद चालू करेंगे डायरेक्टर, ब्रेक के बाद चालू करेंगे डायरेक्टर, ठीक है ना? चलो।